वाइफ और मैं दोनों हार्ली डेविडसन चलाते हैं और घर बेचना हमारा पैशन रहा है। मुझे जो लगता है कि जितनी जी वैगन दुबई में बिकी है पूरी दुनिया में नहीं बिकी। आई थिंक अपॉर्चुनिटी सबके पास रहती है। काफी टाइम लोग बोलते हैं कि ओ आप तो लकी हो गए। जो क्लाइंट ये फ्लैशी लाइफस्टाइल देखकर कन्विंस हो रहा है तो आई एम सॉरी, वो क्लाइंट गलत है। जब पैसा होता है ना इंसान के पास तो आपकी ख्वाहिशात भी इंसेनली वाइल्ड हो जाती हैं। यूरोप में तो आपको विदाउट इंश्योरेंस आप रह ही नहीं सकते ना किसी अपार्टमेंट में। यहाँ क्या स्ट्रक्चर होता है? डिपेंड करता है आपको आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए या आईफोन एयर चाहिए जो खाली हवा से भरा हुआ है। हाँ ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट। आज दुबई में एक और सेटअप के साथ एक और गेस्ट के साथ मौजूद हूं। दुबई के बारे में जब भी बात की जाती है तो हमेशा आपको फ्लैशी चमचमाती चीज़ों की बात की जाती है। आज जो मेरे पास गेस्ट हैं, मैं खुद भी थोड़ा सा इनसे जानना चाहूँगा और इंस्पायर भी हूँ। इनकी मैंने कुछ वीडियोज़ देखी, समझ नहीं आती भाई ये लाइफस्टाइल पूरे दुबई के पास मौजूद है। ये चंद सो कॉल्ड कुछ लोग हैं जिन्होंने यहाँ 15-20 साल 30 साल अपनी जिंदगी के गुजारे और वो लग्जरीज उनको मिली। इन भाई साहब का जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो चमचमाती काले रंग की जी वैगन से अभी इनका स्वैग कम नहीं होता तो रेड कलर की फेरारी रोमा इनके पास खड़ी होती है। फेरारी रोमा का अभी नशा थोड़ा कम नहीं होता तो लेफ्ट हैंड पे ब्रांडेड घड़ी पहनते हुए जब ये अपने स्टीयरिंग पे हाथ रखते हैं तो खुद बताइए भाई क्लाइंट घिरा आएगा या नहीं आएगा। मैं बात कर रहा हूँ एक रियल एस्टेट एजेंट की। हम पाकिस्तान में किसी को रियल एस्टेट एजेंट बोलते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग अपने आप को रियल एस्टेट एजेंट ही कहते हैं। इनका नाम है जनाब सुहेब। अपने आप को ये भी कहते हैं रियलिटर ऑन हार्ले। अस्सलाम वालेकुम सुहेब भाई। वालेकुम सलाम। सुहेब भाई बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सर सबसे पहले ये बताइए कि ये रियलिटर ऑन हार्ले क्या चीज़ है? रियल्टर ऑन हार्ली एक नाम है जो हम लोग ने डिसाइड किया था काफ़ी सालों पहले। मेरी वाइफ और मैं दोनों हार्ली डेविडसन चलाते हैं दुबई में और घर बेचना हमारा पैशन रहा है हमेशा से। तो सोचा क्यों ना हम दोनों को मिक्स करके एक आइडेंटिटी बनाए और काफ़ी सारे नाम सोचे। रियल्टर ऑन अ बाइक, बाइकिंग रियल्टर, XYZ। फिर जाके मेरी वाइफ ने बोला भाई तेरे को हार्ली डेविडसन इतनी पसंद है तो व्हाई नॉट मेक इट रियल्टर ऑन अ हार्ली। तो बोला चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। और तब से आज तक आधे से ज़्यादा लोग जो पहचानते नहीं है वो हार्ली करके बुला लेते। बट आज भी डू यू रियली थिंक कि आप चलाते हो हार्ले? बिकॉज अभी तो आप फ्लैशी गाड़ियों में नजर आते हो। दुबई के लिए वो गाड़ियाँ फ्लैशी नहीं बोली जाती। दुबई के स्टैंडर्ड से वो गाड़ियाँ काफ़ी। भाई सॉरी मैं डिसएग्री करूंगा। यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ पे ही जो असल जो कांड शुरू होता है ना वो यहीं पे होता है। दुबई में ये सब गाड़ियाँ आप सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। यहाँ पर जी वैगन्स और रेंज रोवर्स आर कंसिडर्ड एज गुड एज कोरोलाज एंड कैमरीज। अच्छा वैसे बाकी सबको आप बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है जी वैगन को नहीं बोलें क्योंकि हिज हाइनेस भी खुद यही चलाते हैं। मुझे जो लगता है कि जितनी जी वैगन दुबई में बिकी है पूरी दुनिया में नहीं बिकी और शायद उसकी रीज़न हिज हाइनेस ही है। ऑफ कोर्स आई थिंक वही हमारा ड्राइविंग फैक्टर है। हाँ वही सब चाहते हैं कि हम उनका सेम ड्राइव लेकर हम खुद भी काम करें और तब जाके आप यहाँ पर इतनी आबादी देखते हैं। बिल्कुल सही है। बट कमिंग बैक आपका जो पहला क्वेश्चन था कि आप हार्ली डेविडसन चलाते हैं कि नहीं चलाते, फ्रैंकली बात करूँ तो पिछले 3 सालों में जब से बिज़नेस स्टार्ट किया है और कॉन्सेप्ट था कि बिज़नेस को इवेंचुअली ग्रो करेंगे, पिछले 3 साल में शायद 4 या 5 बार घर से बाहर निकाली है। खड़ी की हुई है। हाँ बस पड़ी है, बैटरी डेड हो जाती है, वाइफ चलाती है तो जाके रिप्लेस करवा देते हैं, फिर उनको साथ में एक राइड पे निकल जाते हैं, फिर वापस पड़ी रहती है। अच्छा ये भी वैसे बड़ी मुझे चीज़ जो है ना थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि आपकी वाइफ चलाती हैं हार्ले डेविडसन। जी प्रॉपर ड्राइव करती हैं? सही वो एक्चुअली मेरे से ज़्यादा प्रोफेशनल ड्राइवर है, वाह राइडर है। वाह। वो बचपन से इंडिया में स्कूटर वूटर चलाती थी। उनके भाइयों ने उनको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई है। भाई स्कूटर चलाना एंड देन ड्राइविंग। कितने सीसी है ये हार्ले जो है आपके पास? क्वाइट फ्रैंकली आइडिया नहीं है। मेरा ख्याल है हम दोनों का वेट मिला के भी हमसे भारी होगी वो बाइक। ऑफ कोर्स ये बाइक्स कुछ 400-450 किलो की होती है। जी ठीक हो गया। अच्छा मुझे फिर भाई यू बिलोंग टू लैंड जहाँ पे शायद ये चीज़ें इतनी उस तरह से फ्लैशी नहीं थी। जी बेसिकली यूर फ्रॉम इंडिया बॉम्बे राइट? जी तो अब आपको आए हुए यहाँ पे काफ़ी साल हो गए हैं। जी ठीक है 90s में आई थिंक जी, सो आप अपने पेरेंट्स के साथ 33-34 34 ईयर्स। अब
यहाँ को जब देखते हैं और इतना कुछ अचीव कर लिया और पीछे जाते हैं इंडिया में, जी। कुछ फीलिंग में डिफरेंस आता है? नहीं, इंडिया जाते भी हो कि नहीं भाई? हाँ, साल में 3-4 बार होता है। काफ़ी सारे दोस्त हैं वहाँ पर, फैमिली मेम्बर्स भी है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी हैं जिनको जाके मिलना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है, विजिट्स होती रहती है। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता है कि यू नो द कंट्री हैज़ नॉट इवॉल्व्ड और गॉटन बेटर एज हाउ पीपल ओवर देयर आर एक्सपेक्टिंग इट टू, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। भाई मेरा भी ना यही मौक़िफ़ रहता है कि देखें, हमारे यहाँ अब अगर दुबई की बात करें, या किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि दुबई में पैसा लगा लोकल्स का, दिमाग लगा गोरे का, मेहनत हुई हम एशियंस की। ठीक है, दैट्स हाउ लाइक दिस ब्यूटीफुल प्लेस इज ऑल। जी। हमारे यहाँ हर चीज़ है यार, चाहे हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की करें, बांग्लादेश की, मतलब जितना भी हमारा एशियन रीजन है, इसमें सब कुछ है। जी। बट चंद गंदे अंडों की वजह से ये पूरा तालाब गंदा हुआ है। क्यों नहीं समझ आती इनको? सर अभी दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम अभी भी वो छोटी छोटी चीज़ों में, आप देखें यहाँ पे इतने साल हो गए आपको, मैंने भी इतने साल यहाँ पे बिताए, हमें कभी यहाँ किसी इंडियन पाकिस्तानी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। नहीं, ठीक है, यहाँ पर सब मिलजुल के रहते हैं। मिलजुल के रहते हैं, जहाँ होता है एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, जहाँ टांग खींचनी वो भी खींच भी लेते हैं, बट कभी वो जो हेट स्पीच कभी नज़र नहीं आई यहाँ। नहीं, और जब इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है हम बाजू बाजू में बैठ के देखते हैं। हाँ देखते हैं, और अच्छा जो अच्छा खेलता है जीतता है, कोई बात नहीं भाई, जिसने 100% खेला अच्छा वही जीतेगा ना। 100%। तो क्यों इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा? यार उसके ऊपर तो कुछ कमेंट करके फ्रैंकली फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। चले थोड़ी हमारी फ्रस्ट्रेशन तो निकल जाएगी भाई। हाँ, यही बस कर वही सकते हैं, this is what we can do। जी, पर अभी क्या बोल सकते हैं? आई मीन जो प्रॉब्लम्स है सो प्रॉब्लम्स है। होना चाहिए ग्रो। ऑफ कोर्स होना चाहिए। आई थिंक हर एक कंट्री को होना चाहिए, हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए, बिकॉज अगर कुछ अचीव करके नहीं गए तो फिर व्हाट्स द पॉइंट। बिल्कुल सही है। फिर भाई आपकी जो फ्लैशी लाइफ है, जिसको मैंने शुरू में कहा और आपने उसको कम्प्लीटली ऐसे रख के एकदम रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये फ्लैशी नहीं है, ये दुबई के स्टैंडर्ड से तो फ्लैशी नहीं अच्छा बोली जाती। चले इस पे भी बात कर लेते हैं। सर कितने % लोग हैं यहाँ पे जो इस तरह की लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं? आई थिंक सो 2% भी नहीं है, 5% होंगे। देखिए टियर 1 को तो आप निकाल दें ना, जो बिलियनियर्स आ रहे हैं उनको तो निकाल दें, वो तो अपने साथ सेटअप लेके आते हैं। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने यहाँ मेहनत करके कमाया, पीपल लाइक यू, पीपल लाइक मी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एक वो हैं जो ऑलरेडी बिग फिशेस थी, वो एक जगह से दूसरे, एक टैंक से दूसरे टैंक में आ गई, उनको तो मैं नहीं गिनता। आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जिन्होंने यहाँ पे वाकई मेहनत की है, कुछ किया है, उनके लिए तो सर ये आज भी स्टैंडर्ड नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? कैसे होगा? अच्छा बताइए आप। वो आप मेंटालिटी के ऊपर रहता है। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जिनके पास इतना पैसा है, लेकिन यहाँ पर वो अभी तक गरीब है। हाँ वो तो चले राइट। वो रहेंगे 50 मिलियन के घर में, लेकिन शर्ट पैंट पहनेंगे अपना 30-40 दिरहम का यहाँ वहाँ से। घर के अंदर अपने जो डोमेस्टिक हेल्प रहेगा उनको सप्रेस करके रखेंगे, ड्राइवर को सब, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मेनी थिंग्स लाइक दैट। और दूसरे लोग हैं जो बोलते हैं कि चलो ठीक है यार, अगर हमने 100 कमा लिया उसमें से हम 50-60 इन्वेस्ट कर देंगे, बचा हमारे पास 40, उसमें से 20 हम बचा के रख देंगे और 20 से लाइफ भी जी सकते हैं। राइट। तो वो सारा मेंटालिटी के ऊपर होता है। मैं सबको वो एक ही चीज़ बोलते रहता हूँ कि सारी चीज़ें माइंडसेट है। बिल्कुल। आप 1000 करोड़ भी कमा लो फिर भी आप गरीब की तरह जियोगे, आपके छोटे से घर के अंदर आपके 4 लोग के साथ में, या आप मीडियम लेवल का पैसा बना लो, जो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मुताबिक मीडियम कितना है और हज़ारों करोड़ कितना है। ट्रू ट्रू। उसके ऊपर आप अपनी लाइफस्टाइल जी सकते हो। सो मेरे जैसे लोग जो यहाँ पर आए हैं और स्टार्टिंग से वर्क हार्ड करे, उनका क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ पीपल हो यार। और आपको लगता है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली अवेलेबल हैं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, लाइक हाउ यू अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज सबके पास रहती है। काफ़ी टाइम लोग बोलते कि ओ आप तो लकी हो गए, ओ आपके पास तो 3 लाख फॉलोअर्स है, उसके लिए आपके लिए इजी है। पर भाई अगर आप लक बोल रहे हैं, लक इज़ व्हाट? बाय चांस, करेक्ट? लॉटरी टाइप। राइट। तो अगर लक की ही बात है तो फिर मैं 15 घंटे बाहर क्यों घूम रहा हूँ और आप 12 घंटे घर पे क्यों चिल कर रहे हो? सही, बिल्कुल सही है। इसीलिए आपको लक नहीं मिल रहा ना। हाँ, लक इज़ ऑल्सो बाय चांस। तो उसके लिए खुदा भी बोलता है कि आप अपनी खुद की मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप घर से बाहर निकल के थोड़े बहुत काम कर लो, शायद कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ आपका आपके मुताबिक जो लक है शायद हो जाए वहाँ पर। तो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना बाहर निकलना है। मैं भी फ्राइडे सैटरडे संडे घर पे बैठ सकता हूँ आराम से,
मुझे ज़रूरत नहीं है आज बाहर निकलने के लिए। टच वुड मेरी टीम खुद का धंधा अच्छा करती है, बट देन अगेन सैटरडे एंड संडेज ऑल्सो आई एम आउटसाइड trying to find luck. So you raised a very valid point, like after even spending a 3 decade in this country, still you're like working 17-18 hours a day. तो दैट मीन्स के मेहनत करोगे तो कुछ बनेगा, अदरवाइज ये जो फ्लैशी चीज़ें हैं ये एक करके निकल जाएंगी आपसे। ट्रू। दुबई में पैसे बनाना भी काफ़ी इजी हो सकता है और लुटाना भी काफ़ी इजी हो सकता है। सही। दुबई की लाइफ ऐसी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है और कितना स्पेंड करना है। अच्छा भाई, बाकी जितने सेगमेंट है ना यहाँ पे, मैं क्योंकि खुद यहाँ पे आईटी में काम किया है, तो बाकी जितने भी सेगमेंट है इतनी ज़्यादा फ्लैशी आपको लाइफस्टाइल नज़र नहीं आता। रियल एस्टेट में आई डोंट नो फॉर सम रीज़न बना दिया गया है, ये शायद ये रिक्वायरमेंट है इसकी। आप मुझे बताइए आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस कि आप जब क्लाइंट्स को मिलने जाते हैं, डेफिनेटली बहुत सारा यहाँ पे इन्वेस्टर जो है आउटसाइडर है, तो ये आपकी जितनी लग्जरी लाइफस्टाइल खुद की है, डज इट रियली मेक सेंस या मेक इम्पैक्ट टू कन्विंस योर क्लाइंट, ये सिर्फ ये बस ऐसे खुद ही बनाया हुआ है आप लोगों ने? नहीं, आई डोंट थिंक, अगर आई मीन रियलिस्टिकली अगर जो क्लाइंट ये फ्लैशी लाइफस्टाइल देखकर कन्विंस हो रहा है तो आई एम सॉरी, वो क्लाइंट गलत है या वो क्लाइंट स्टूपिड है। ठीक है। बिकॉज ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबल आपको कुछ चीज़ के लिए कन्विंस करने के लिए। क्योंकि फ्लैशी बनने के लिए तो मैं ये क्या बोलते हैं उसको, करामा से भी ला सकता हूँ। हाँ बिल्कुल सही। 100 दिरहम की रोलेक्स मिल जाएगी, 50 दिरहम की ब्रेसलेट मिल जाएगी, राइट। गाड़ी रेंट पर भी निकाल सकता हूँ। हाँ, और बहुत सारे लोगों को आई हैव पर्सनली विटनेस फेक रोलेक्स पहनी हुई देखी है मैंने। यस ऑफ कोर्स, और ये क्वाइट कॉमन है, बट इट्स ओके। एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई बंदा ऐसी कोई चीज़ खरीदना चाहता है, पहले तो उसको ये इस्तेमाल करना चाहिए। सही है। और जो आपने बताया कि इज़ दिस द ओनली इंडस्ट्री जहाँ पर लोग इतने फ्लैशी हैं, देन नो, आई डिसएग्री। शायद फोकस रियल एस्टेट ब्रोकर्स पे रहता है क्योंकि हम सब बाजू रहते हैं। सही सही। राइट। हम आपको जितना दिखा सकते हैं हम उतना दिखाते हैं। इट्स नॉट मे बी टू कन्विंस यू टू बाई समथिंग, बट इट्स मे बी टू शोकेस टू यू कि हम भी बिजनेस कर रहे हैं और शायद आप हमें रिकग्नाइज करेंगे और आप शायद बोलेंगे कि चलो ठीक है, मुझे ये बंदे से बात करके हाँ, शायद लोग ये भी कहते हैं कि थोड़ा अथॉरिटेटिव लगता है बंदा, कि अगर आप एक 20 मिलियन 50 मिलियन की प्रॉपर्टी बेचने आए हो और खुद अगर आप मेट्रो से आ रहे हो या पैदल आ रहे हो, सामने तो वाला थोड़ा बंदा सा, भी तो 2 बार सोचेगा ना। हाँ जिसके पास 50 मिलियन है घर के ऊपर स्पेंड करने के लिए, वो भी सोचेगा कि ये बंदा कैसा ड्रेसअप होके आ रहा है। क्रेडिबिलिटी बेसिकली, इट्स वैलिडेशन। क्रेडिबिलिटी जो आपने बताई वो आज के ज़माने में ज़रूरी है, बट ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रियल एस्टेट ब्रोकर्स ही फ्लैशी है। अगर आप मैं काफ़ी सारे क्लब्स का मेंबर्स भी हूँ, जहाँ पे हमारा हो गया 3-4 सुपर कार क्लब्स है दुबई में। सही। जहाँ पे आप, मेरी गाड़ी तो कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा 10 गुना फ्लैशी आप गाड़ियाँ देखेंगे। पर वो लोग ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं है, उनकी इंडस्ट्रीज कुछ और है। हाँ, लेकिन उन्होंने हॉबी के लिए वीकेंड पे रखी हुई हैं डेफिनेटली वो गाड़ियाँ। आप लोग तो उसको डेली ड्रिवन उसमें रखते हो। देयर आर सम पीपल जो हमारे क्लब्स में है जिनके पास गाड़ियाँ, लेट्स से अगर मेरी फरारी 812 आप बोले कि 1 मिलियन की है, तो उनकी गाड़ी $4 मिलियन की है। ये बंदे रोज़ चलाते हैं। गुड। आप ओपस के बाहर जाइए कभी, ये बिजनेस बे में, आपको 3-4 तो वहीं पर दिख जाएगी जिनको मैं पहचानता हूँ पर्सनली। वेरी नाइस। पर वो हमारी इंडस्ट्री में नहीं है, डिफरेंट इंडस्ट्री से है। सही। सर मुझे ये बताइएगा, रियल एस्टेट के अंदर ज़ाहिर है बहुत बड़ी बड़ी डील्स क्रैक होती हैं यहाँ पे। इतने साल हो गए इस धंधे में आपको, अभी तक की कोई क्रेजीएस्ट मोमेंट याद हो जहाँ पे कोई क्लाइंट आया हो आपके पास और उसने कुछ ऐसी डिमांड कर दी हो कि आप भी बोलें भाई ये क्या है? कोई एक इंसिडेंट? यार फ्रैंकली नॉट एज मच, बिकॉज मे बी शायद मैं उन टाइप के क्लाइंट को अट्रैक्ट नहीं करता हूँ। यूजुअली जिनको अट्रैक्ट करता हूँ वो उनको पहले मैं वेट करता हूँ ऑनलाइन बात करके। ठीक है। बिफोर आई इवन कॉल देम इनटू द मीटिंग। समटाइम्स कोई लोग आते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है मार्केट के बारे में, और वो सोचते हैं कि हम शायद इतने पैसे में इतना अचीव कर सकते हैं। फिर उनको लाइट दिखाते हैं और बताते हैं कि भाई मार्केट ऐसा है, आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, आजकल कंडीशंस ये है। फिर जाके वो लोग को अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। नहीं, समटाइम होता है ना कि आपके देखिए इतना अर्सा हो गया, इतने सैकड़ों क्लाइंट आपने मैनेज किए हैं, जब पैसा होता है ना इंसान के पास तो आपकी ख्वाहिशात भी इंसेनली वाइल्ड हो जाती हैं। तो कोई तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा कि भाई मुझे ऐसी रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए भाई, वो हो ही नहीं सकता, कैसे दूँ? वो डिमांड्स मेनली आती है जो अपना खुद का घर खरीदने आते हैं। सही। नाउ फॉर सम रीज़न मुझे वो क्लाइंट्स काफ़ी कम मिलते हैं।
ठीक है। मुझे मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स जो आते हैं वो होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत होती है। सही। घर ढूंढने वाले आते हैं, पर अगर मैं 10 क्लाइंट से मिलता हूँ तो उसमें से शायद एक आता है जो बोलता है मुझे अपना खुद का घर चाहिए। एक बार एक क्लाइंट ने मांगा था, मैं उनको पाम जुमेरा में एक विला दिखा रहा था। 2018 की बात है, 2019 की बात है। विला उनको बहुत पसंद आया, डायरेक्ट ऑन द वाटर, प्राइवेट पूल पीछे, मास्टर बेडरूम, फुल फ्लोर ऑन द टॉप, काफ़ी अच्छा था। नीचे वाइन सेलर था अंडरग्राउंड, किचन में ग्लास फ्लोरिंग थी जिसमें से वाइन सेलर दिखता था। प्रीटी मच जो उनको चाहता था। फिर लास्ट में बाहर जाते जाते मुझे बुलाए, वी वर स्टैंडिंग आउटसाइड हैविंग अ सिगरेट। मुझे बोला ज़ोएब भाई आपको लगता है हम इसको 2-3 महीने के लिए ट्राई कर सकते लेने से पहले? मैं बोला बॉस मुझे पता है आपके पास पैसे तो है, आप वो कार्टून क्लाइंट नहीं हो, बट ये किस टाइप का कमेंट था? वो बोला नहीं यार मुझे मन था कभी ट्राई करने का ये किसी को बोलकर। वो बोला तो आपने मुझे ही चुना, आप मेरे से कितने घर खरीद चुके हो अब तक? तो बोले नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, बस मुझे ट्राई करना था कैसा है। बोला सही है भाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी दुबई की जो प्रॉपर्टी है या जो दुबई का लैंडस्केप है, इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। एक एरिया में जाते हो तो प्राइसेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट, दूसरे एरिया में जाते हो तो प्राइसेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि दुबई में हम मेनली 4 रीजन में इसको डिवाइड करते हैं कि एक आपका बीच वाली साइड शुरू होती है जुमेरा वाली, फिर देन शेख जायद रोड आ जाता है, शेख मोहम्मद बिन जायद आ जाता है, एंड देन वी गो टू द अदर साइड। जी ये ऐसे ही है या आपके नज़दीक कुछ इसका डिवीजन थोड़ा डिफरेंट है? नहीं, जैसे आपने बताया विच इज़ एक्चुअल फैक्ट्स। दुबई जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है और जो मैंने देखा है आज तक, दुबई 4 फेज़ में बिल्ड हुआ है। जैसे आपने बताया, पहले हमारा जुमेरा का स्ट्रिप आया जो बीच के पास है, फिर बाद में हमारा शेख जायद रोड आ गया, तो वो फेज़ 1 था। उसके पहले शेख जायद रोड एंड दिस साइड टूवर्ड्स अलखेल हो गया हमारा फेज़ 2। अलखेल से लेके D54 तक हो गया हमारा फेज़ 3, एंड देन 611 आता है हमारा फेज़ 4। द रीज़न वाई आई एम सेइंग फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 इज़ बिकॉज जब दुबई बिल्ड भी हो रहा था ना, तो पहले पूरा अटेंशन शेख जायद रोड के ऊपर था। डाउनटाउन बिजनेस पे आ गया डाउनटाउन बिजनेस पे आ गया, फिर बर्शा हाइट्स आ गया जो बैक इन द डे टीकॉम का नाम था उसका। और उसके आगे फिर आया आपका एमिरेट्स हिल्स, स्प्रिंग्स, मेडोज, ग्रीन्स। वो हमारा फेज़ 1 का स्ट्रेच ख़त्म हो गया। ऑफ कोर्स उस तरफ हमारा था पाम जुमेरा, सिर्फ वही एक आइलैंड था एक टाइम पे, और उसके बाद में आया पर्ल जुमेरा, जुमेरा पर्ल, जहाँ पर निकी बीच है आज। फिर बाद में सारे आइलैंड्स आए। सही। तो वो फेज़ 1 हमारा ख़त्म हो गया। फिर हम गए फेज़ 2 में जो अलखेल और शेख जायद के बीच में बैठता है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट 1 आ गया उस तरफ, मैदान आ गया, दुबई हिल्स एस्टेट आ गया, और उसके आगे आया आई थिंक दुबई हिल्स, फिर बर्शा आ गया, तो हम वहाँ रुक गए। फिर आया हमारा फेज़ 3 जो हमारा दुबई लैंड का स्ट्रिप है, सही। D54 के ऊपर। वहाँ पर हमारा रेबन रांच 3 आ गया, डमाक हिल्स आ गया, आगे जाके द विला प्रोजेक्ट आ गया। तो ये हमारा फेज़ 3 ख़त्म हो गया। अभी हम फेज़ 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो साउथ में आगे जाके एयरपोर्ट वाली साइड पे। नहीं, ये पूरा स्ट्रिप हम फेज़ 3 का ही बोलते हैं, जो साउथ भी उसमें आता है। सॉरी, साउथ भी उसी के अंदर आता है, और DIP भी उसी के अंदर आता है। फेज़ 4 हमारा फर्दर डाउन दिस साइड 611 के इस तरफ, जो हम पास करेंगे आपका डबाक आइलैंड्स आ गया, उस तरफ नशामा टाउन स्क्वायर आ गया, चेरी वुड्स आ गया। अभी हम उस स्ट्रिप के ऊपर काम कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इवन आई सी दुबई इज डिवाइडेड। सही। इस पूरे उसके अंदर एक तो आ गया ये आपका 4 हिस्सों में दुबई आ गया जी। फिर डेवलपर्स का बड़ा गेम है यहाँ पे जी। टियर 1, टियर 2, टियर 3 के डेवलपर्स, इवन टियर 4 के डेवलपर्स हैं। तो प्राइसिंग का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइसेस, बहुत ज़्यादा नीचे जो प्राइसेस होती हैं, इसमें किस तरह मेजर इम्पैक्ट किसका है, डेवलपर का है या ये जो जोन्स का है? फॉर एग्जांपल जोन 1 के अंदर टियर 1 का जो हमारा अमार या नखील आ जाता है या दिमाग आ जाता है, अगर इनकी एक प्रॉपर्टी है, एट द सेम टाइम एक टियर 3 के डेवलपर की वहाँ पे प्रॉपर्टी है, प्राइस में डिफरेंस कितना रहेगा? ऐसी चीज़ पहले कभी होती नहीं है, बिकॉज हर एक बिल्डर का अलग सेगमेंट रहता है क्लाइंटल का। ठीक है, सही है। इमार का बायर एंड लेट्स से अनदर टियर 3 डेवलपर का बायर आर टोटली डिफरेंट डायनामिक्स। ठीक है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक टियर 3 डेवलपर टियर 1 डेवलपर के जोन में आएगा। ओके, ठीक है। क्योंकि बहुत कम होता है। एट द एंड ऑफ द डे टियर 3 का बायर कम्प्लीटली अलग है और टियर 1 का बायर कम्प्लीटली अलग है। ठीक है। टियर 1 में कभी स्टूडियोज़ नहीं बनते, टियर 3 में स्टूडियोज़ बनते हैं।
टियर 1 में लेट्स से प्रोडक्ट चीपेस्ट आपको मिलेगा 1.6 1.7 मिलियन का, जो आज की तारीख में एमआर बेच रहा है। हाँ टियर 3 का बिल्डर कभी भी 1.7 का प्रोडक्ट वो जो लाएगा तो उसका होगा शायद 2 बेडरूम, सही, बिल्कुल ठीक। जहाँ पे वो एमआर 1 बेडरूम बेच रहा है। तो ये चीज़ें बहुत कम होती है। यस, देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे कोई XYZ बिल्डर ने आके लैंड पार्सल अच्छे टाइम में ख़रीद लिया टियर 1 या टियर 2 से, और कुछ अपॉर्चुनिटी मिल गई उनको। ज़्यादातर ये सब नहीं होता। ठीक है। अच्छा, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जिस तरह हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा भी है इस चीज़ में। एक डेवलपर यहाँ पे फ्रेशली आना चाहता है, इन्वेस्टर की हम बाद में बात करेंगे, और वो आके यहाँ पे एक बिल्डिंग बनाना चाहता है जी। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है? पहले वो किस तरह से लैंड एक्विजिशन किस तरह से होती है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू होती है, फिर आगे प्रोसीजर आई हर्ड के लाइक 1-1 साल लग जाता है उसके सिर्फ प्रोजेक्ट के मैप वगैरह अप्रूव होने में। अब यूजुअली कोई भी बिल्डर यहाँ पे आकर पहले तो आई थिंक उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि लैंड एक्विजिशन। लैंड यहाँ पर कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, एज लॉन्ग एज वो जोन में है जहाँ पर उनको फ्री होल्ड लैंड एक्विजिशन का परमिट है। लीज होल्ड भी रहता है, फ्री होल्ड भी रहता है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। उसके बाद में ही हैज़ टू टाई अप विद अ गुड आर्किटेक्ट हु विल डू ऑल द पेपर वर्क एंड द नेसेसरी ड्राइंग्स फॉर देम। ठीक है। वो करने के बाद वही आर्किटेक्ट उनको असिस्ट करता है, अगर उनका अग्रीमेंट उस बेसिस पे है, to find a good contractor who can then eventually get your drawings approvals and then start building and then eventually start selling the project. और ये कितना टाइम लगता है रफली इसमें? यार डिपेंड करता है कौन सी एरियाज है, कौन से प्रोजेक्ट्स है। आपका एस्क्रो खोलने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। एस्क्रो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आर्किटेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। यहाँ आपको पता है दुनिया भर में वास्ता जैसी चीज़ बहुत चलती है। सो आई थिंक एज लॉन्ग एज यू नो द राइट पीपल, लॉट ऑफ थिंग्स कैन गेट डन। यहाँ पे भी डू यू बिलीव कि वास्ता इज अ major key player? Not a major key player, because the ruler of the city has set up so many guidelines that if you do something properly in the right manner, I think you should be okay and you don't need to use the so-called vasta. ठीक है, मतलब उसके बगैर भी अगर आप चाहें तो वाइट के अंदर रहते हुए भी you don't need to get into grey or black 100%, क्योंकि मैं actually back in the day मैंने 2 construction projects में assist किया था because someone was trusting me enough to tell me to handle it, even though I have zero engineering background. Right. एंड आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट कंस्ट्रक्शन, पर आई थिंक उनका भरोसा था मुझ पर, तो मुझे बोले खाली आप ओवरलुक कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स लोग थोड़ा मस्ती करते हैं। वी डिड पुट अप 2 towers, बट देन एंड इट वाज क्वाइट स्मूथ बिकॉज आपको जैसे बताया गाइडलाइंस है। आप अच्छा आर्किटेक्ट हायर कर लो, वो आपको हेल्प करेगा अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के साथ में, एंड थिंग्स मूव वेरी फास्ट। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की लैंड की। लैंड यहाँ पे एज पर माई नॉलेज 3 तरह की है। एक है मेन लैंड, जिसमें आप ख़रीद नहीं सकते एज ए आउटसाइडर, वो सिर्फ लोकल्स के लिए है। देन लीज होल्ड है और फ्री होल्ड है। जी, GCC होल्ड, लीज होल्ड, फ्री होल्ड। इनमें थोड़ा डिफरेंस भी बता दीजिए प्लीज़। GCC होल्ड वो हो गया जो हमारे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज है, कुवैत, बहरीन, सऊदी एक्सेट्रा, उनके नेशनल ले सकते हैं। दे कैन बाय। सो एरियाज लाइक जुमेरा, एरियाज लाइक पार्ट्स ऑफ शेख जायद रोड, आपका हो गया फिर इवन ओल्ड दुबई सारा जितना भी ओल्ड दुबई, बर दुबई, करामा, दुबई, देरा, अलकूज हो गया एंड सो ऑन, वसल हो गया। अल-कसीस आई बिलीव। जी, अल-कसीस, नादा में कोई प्लॉट्स है विच आर फ्री होल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है। फिर आपका लीज होल्ड हो गया एरियाज लाइक दुबई सिलिकॉन ओएसिस, आई रिमेंबर फ्रॉम बैक इन द डे, बिकॉज एक बिल्डिंग हम लोग जो खड़ी करी थी वो वहीं पर थी। ठीक है। एंड देन फ्री होल्ड में आप देखने जाए तो आपको पूरा डाउनटाउन बिजनेस बे, दुबई हिल्स, दुबई साइंस पार्क, JVC हो गया, एमिरेट्स हिल्स, ईमार का ओएसिस जो नया डेवलपमेंट आ रहा है, तिलाल अलगाफ एंड वेरियस एयर, मरीना JBR ऑफ कोर्स। ठीक है। व्हेन यू से फ्री होल्ड दैट मींस कि वो लाइफ टाइम आप ही की है प्रॉपर्टी, राइट? व्हेन यू से अ लीज होल्ड दैट मींस 99 इयर्स। जी। व्हाट हैपेंड आफ्टर 99 इयर्स? आई विश आई नो। कोई लॉ तो होगा ना सर? जी, 99 इयर्स के बाद क्या होता है कॉन्सेप्ट कि आप लैंड वापस रिटर्न कर देते हो टू द स्टेट, टू द ओरिजिनल ओनर। जो अगर स्टेट हो गया तो स्टेट को, अगर कोई इंडिविजुअल हो गया तो इंडिविजुअल को। ओके। अच्छा, लेट्स से आपका प्लॉट है, मैंने आपसे बाय किया आफ्टर 99 ईयर, मुझे आपको वापस करना है। करेक्ट। जैसे दुबई सिलिकॉन ओएसिस में इट इज़ बिलोंगिंग टू नॉट द स्टेट, इट इज़ बिलोंगिंग टू द दुबई सिलिकॉन ओएसिस अथॉरिटी। आई सी, ओके। तो वो वापस उनके पास चला जाएगा। तो जब कोई बायर ये परचेज करता है, कोई अपार्टमेंट लिया या कोई भी प्रॉपर्टी उसने वहाँ पे ली, तो ये उसको बताया जाता है कि अंडर विच कैटेगरी इट फॉल्स इन? ऑफ कोर्स। ठीक है। वो आई थिंक ब्रोकर की या डेवलपर की या जो भी वो ज़मीन बेच रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती तो है। इसमें प्राइसिंग में भी डिफरेंस होगा डेफिनेटली? ऑफ कोर्स। ऑल्सो जब आप लैंड डिपार्टमेंट में रजिस्टर करने जाते हैं तो वहीं पर आपको दिख जाता है
सिस्टम में कि दिस इज़ अ लीज होल्ड लैंड और अ फ्री होल्ड लैंड। ओके, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है सर। अब एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर है जो यहाँ पे कभी शायद घूमने फिरने तो आया होगा, एक आधा चक्कर लगाया, घूम फिर के चला गया, बट अब उसने आप जैसे बहुत सारे भाइयों की वीडियो सुनी, बहुत सारे और लोगों की इन्फॉर्मेशन देखी, और माशाल्लाह यहाँ पे गवर्नमेंट इस लेवल पे अपने आप को इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर स्टैंडिंग दी है कि ये एक ब्रांड है इस वक्त, और जिसको कहते हैं ना, ये एक नशा है दुबई। तो अब वो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गया। उसको जी। सबसे पहले परचेज करने से पहले किन चीज़ों का बेसिक ख्याल रखना चाहिए ताकि वो ट्रैप ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे भी हनी ट्रैप भी चल रहा है, बहुत सारे ट्रैप यहाँ पे भी हो रहे हैं प्रॉपर्टी के अंदर। 100%। दो के गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं सर, ये थोड़ा डिटेल में बताइएगा हमारे जो सुनने वाले हैं, अगर कोई भी किसी का फ़ायदा हो जाए तो चले। हमारी ये पॉडकास्ट जो है ना, आई थिंक वही तो हम लोग करते हैं कि हाँ। आप पूरा इन्फॉर्मेशन देते हैं सारी वीडियोस के ऊपर। यहाँ पर बहुत इजीली अगर कोई कन्विंस हो जाता है कोई चीज़ के ऊपर, तो उनको भी थोड़ा जहन में रखना चाहिए कि भाई मैं इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूँ लाइफ में, और अगर मैंने अच्छा डिसीजन ले लिया तो शायद ये लाइफ लॉन्ग मेरे लिए चलता रहेगा और बेनिफिशियल रहेगा, और अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो शायद ये मेरा आखिरी वाला होगा इस कंट्री के अंदर एटलीस्ट। सही। हम में से कोई नहीं चाहता कि कोई आदमी गलत डिसीजन बनाए, बट मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि आप एक आदमी से ना मिलिए और डिसीजन लीजिए, सही। आप 4 लोग से मिलिए। अगर आप मुझे भी मिल लिए पहले, मेरे बाद में भी जाके 3 लोग को और मिलिए, और आप फिर डिसाइड करिए कि इनमें से कौन बंदा है जो मुझे सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बिकॉज आप एक आदमी को मिलके शायद कन्विंस तो हो जाएंगे, लेकिन आप दूसरे आदमी को मिलके शायद डी कन्विंस हो जाएंगे वापस से। सही। और तीसरे आदमी को मिलके शायद वो बताएगा कि भाई आपने जो पहली 2 चीज़ देखी वो तो सही नहीं है, आप ये वाला देख लो। अभी आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके पास दिमाग है और आप अडल्ट हो। मैं सोचता हूँ जो भी अडल्ट है वो डिसीजन लेने के कंडीशन में रहता है 90% ऑफ द टाइम। सही। और जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है तो वो बंदे ने खुद भी कुछ पैसे कमाए हैं, घर पे बैठे बैठे तो नहीं कमाए हैं। सही। उन्होंने भी बाहर जाके हासिल किया है, काम किया है और पैसे कमाए। सो मेरा एडवाइस खाली ये रहता है कि डोंट गेट कैरिड अवे बाय व्हाट यू सी। आप अपना खुद का होमवर्क करिए और जितना हो सकता है करिए। सर इसी को एक्सप्लेन करना है ना, जो आपने बात की ना कि 4 लोगों से मिले। जी। प्रॉब्लम ये है सर, इस धंधे के अंदर 4 नहीं 40 से मिल लो, 40 के 40 ही सर एक ही तरफ लगे हुए हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द रियल्टर्स यहाँ पे जितने भी हैं वो बस वही हेड पेन नहीं है, मेरे सर से उतारेंगे आपके, आपसे उतारेंगे तीसरे को, वो इसी चक्कर में लगे हुए हैं। क्यों? उन्होंने अपनी बस वो कमीशन पक्की करनी है, उन्होंने धंधा बेचना। और ये सिर्फ दुबई नहीं, पूरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट में यही हो रहा है। वो चाहे आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में चले जाएं, थर्ड वर्ल्ड में आ जाएं, या बीच डेवलपिंग में, यही प्रॉब्लम चल रही है। खुद की सर जो रिसर्च है वो कैसे की जाए, क्योंकि आई हर्ड कि यहाँ पे रेरा और DLD, दीज आर द 2 वेरी वेरी पावरफुल डिपार्टमेंट्स जो आपको तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। एंड दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट। एग्जैक्टली। जो हमें पसंद है उनके बारे में, वो सारी चीज़ें टेबल पे रख के बोलते हैं कि भाई सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, सही। आप देखो, आप पढ़ो, समझो और फिर आप अपना डिसीजन लो। कोई भी किसी का पैसा लेके कुछ कर नहीं सकता, जिसका पैसा होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एट द एंड ऑफ द डे। पहला सर पॉइंट वाइज लेके चलते हैं इसको। जी। पहला पॉइंट क्या कंसीडर करना चाहिए कि भाई ये पहला पॉइंट है, इसको सबसे पहले देखिए कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले। कंपेरेबल्स। अगर मुझे एरिया ज़ीरो डाउन करना है, ठीक है, मुझे कौन सी एरिया पसंद है। ओके। अभी मुझे एक्स एरिया पसंद आ गई तो मैं वहाँ जाके फिगर आउट करूँगा मुझे ये एरिया क्यों पसंद है। ठीक है, इसके बगल में 4 और एरिया है जिसको मुझे लेकर कंपेयर करना है। वाई दिस एरिया इज़ बेटर देन द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एरिया। ट्रू। अगर मेरा जजमेंट करेक्ट है कि भाई फर्स्ट एरिया मुझे पसंद आ गया कंपेयर टू द 3 एरियाज, देन आई नो आई एम मेड द फर्स्ट करेक्ट डिसीजन। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। करेक्ट, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर उस एरिया में मुझे जाके डिसाइड करना है मुझे किस टाइप की बिल्डिंग पसंद है। ठीक है। क्यों? मुझे डिसाइड करना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मुझे खरीद कर रेनोवेट करके फ्लिप करना है, या मुझे खरीद कर रेंट पे चढ़ाना है, या खरीद कर रेंट पे चढ़ाना है और फिर बैंक से इक्विटी लेकर दूसरी प्रॉपर्टी खरीदनी है, या वो पैसे लेके मुझे एंजॉय करना है। हाँ, सही सही, 2 गए, ये 2 हो गया। फिर आपने एक बार जब बिल्डिंग ज़ीरो डाउन कर दी कि भाई चलो ठीक है मुझे ये एक्स बिल्डिंग बहुत पसंद आ रही है, इसका व्यू शानदार है, पूरा सी व्यू मिल रहा है, हाई फ्लोर पे एक अपार्टमेंट है, अच्छी डील लग रही है। वो करने के बाद मुझे बगल में 4 बिल्डिंग और देखनी चाहिए। ओके।
क्योंकि फिर मुझे कंपैरेटिव प्राइस मिलेगा कि भाई ये बिल्डिंग में 2 मिलियन का अपार्टमेंट है लेकिन बाजू वाली बिल्डिंग में 1.5 का अपार्टमेंट है, 5 लाख दिरहम की सेविंग क्यों? फिर आप वो बिल्डिंग में जाके थरो सर्च करें, ठीक है, कि चलो ठीक है शायद ये बिल्डिंग 8 साल पुरानी है उसके लिए, और ये बिल्डिंग एकदम नई है उसके लिए, इस बिल्डिंग के फीचर्स ज़्यादा है, उस बिल्डिंग में खाली स्विमिंग पूल देके बोला थैंक यू वेरी मच, राइट? बिल्डिंग का मेंटेनेंस अच्छा है कि नहीं है, और इस बिल्डिंग ये तो ब्रांड न्यू है, किससे मैनेज्ड है? अच्छा ये XYZ डेवलपर से मैनेज्ड है। ये वाली बिल्डिंग जो है जो 5 लाख सस्ती है, इसमें तो कोई मैनेजमेंट कंपनी लगा दिया इन्होंने और होम ओनर्स वाले कुछ पैसा दे रहे नहीं है, उसके लिए सर्विस चार्ज नहीं मिल रहा है और बिल्डिंग का कंडीशन बेकार हो गया। सही। तो कभी कभी गुड डील होती है लेकिन शायद उसके बेनिफिट्स कम रहते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, यूनिट्स डायरेक्टली मिलना ऑफ कोर्स कभी कभी डिफ़िकल्ट रहता है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ब्रोकर्स के पास रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनको भी पता है मुझे ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए 50 लोग से मिलना पड़ेगा, जिसमें से 40 लोग नेगोशिएट करेंगे, 10 लोग मेरा टाइम वेस्ट करेंगे, तो मैं एक एजेंट को फोल्ड करके उसको दे देता हूँ। तो वो अपना टॉप अप करता है बीच में? डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर। कोई कोई ब्रोकर्स है जो स्ट्रेट अप काम करते हैं और कोई कोई ब्रोकर्स है जो टॉप अप लगाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है सेलर कितना डेस्परेट है और बायर कितना डेस्परेट है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये की पॉइंट्स हो गए जी। इसमें। जब आप एरिया सेलेक्ट हो गया आपका, उसमें फिर डेवलपर का रोल कितना है? कि अब लेट्स से एक एरिया आपने पकड़ लिया, आप वहाँ पे अच्छा लगा आपको, सराउंडिंग भी ठीक है, मज़ा आ रहा है आपको एरिया देख के, आपने माइंड बना लिए कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी लेते हैं। अब डेवलपर कितना रोल प्ले करेगा? बिकॉज एज पर माई नॉलेज डेवलपर की वजह से भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है। 100%। अगर आप जो हम यहाँ पर बोलते हैं ऑफ प्लान लेते हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन रहता है, उसमें भी डेवलपर का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहता है। और अगर जब आप रीसेल में ख़रीदते हैं, लेट्स से हम मरीना पकड़ते हैं जो सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरियाज ऑफ दुबई, वहाँ पर आपको इमार की भी बिल्डिंग्स मिलेगी और ऐसे डेवलपर्स की भी बिल्डिंग मिलेगी जो आज एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? वो बैक इन द डे आए थे, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में उनका वाइप आउट हो गया था। तो दोनों टाइप्स की बिल्डिंग्स रहती है। अभी क्लाइंट्स को प्रेफरेंस रहता है कि हम इमार की बिल्डिंग्स में लें, क्योंकि इमार आज भी प्रेजेंट है, वो बड़ा प्लेयर है, इमार बड़ा प्लेयर है, और आज भी हमारी बिल्डिंग्स इमार ही मैनेज कर रहा है क्योंकि उनका रेपुटेशन रहता है। और फिर दूसरे रहते जो XYZ बिल्डिंग्स रहती है, उनके प्राइसेस थोड़े लोअर रहते हैं कंपेयर टू इमार की बिल्डिंग्स या XYZ डेवलपर की बिल्डिंग्स। तो आप कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें तो हो सकता है, या आप स्ट्रिक्टली कहते हैं कि नहीं भाई अच्छा डेवलपर ही चूज़ करो ताकि आपकी बिल्डिंग लॉन्ग टर्म मैनेज अच्छी होती रहे? एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें एडवाइजेबल रहती है और प्रेफरेंस भी रहता है, क्योंकि लेट्स से अगर कोई हमारे क्लाइंट आते हैं जो कुछ अच्छी चीज़ खरीद देते हैं एक बार, वो खुद ही उनके बेनिफिट्स ओवर द इयर्स देखते हैं। शायद प्राइस अप्रिसिएशन नहीं हुआ हो, लेकिन लेट्स से बिल्डिंग का मेंटेनेंस आपकी बहुत अच्छा रहा, तो सर्विस चार्ज मेंटेन रहता है, तो उनका बॉटम लाइन बढ़ जाता है क्योंकि रेंट तो अच्छा आ रहा है। बाद में क्या होता है, बोलते हैं चलो ठीक है जोएब भाई 2 और रुपये बन गए, आप बताओ नेक्स्ट कहाँ डालना है। बिल्कुल सही है। तो चॉइस वो रहती है कि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अच्छे बिल्डर, अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छे लोकेशंस पे रेकमेंड करते हैं। सही। अब मुझे सर ये बताइएगा कि अभी ले लिया, चले यहाँ तक आपने मन बना दिया, अभी एक बंदे ने ले लिया, अब आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं जी, ये एक ऐसा हिडन जेम है जो कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। जब आप ले लेते हो तो फिर समझ आती है हाँ भाई ये भी देना है, वरना लोग जो एक एवरेज कैलकुलेशन की जाती है एज ए लेमैन वो यही होता है, अच्छा भाई 1 मिलियन का लिया, 1 मिलियन के अगेंस्ट मुझे इतना रेंटल आ गया। बट ये जो कटने हैं ये कौन पे करता है? जो मेंटेनेंस है, क्योंकि यूरोप में यूजली जो है जो टेनेंट होता है वो पे करता है, यहाँ पे आई बिलीव ऑनर पे करता है, राइट? जी। आई थिंक किसी ने भी अगर कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में घर खरीदा हो, उन्हें पता है कि सर्विस चार्जेस आर बाउंड टू बी पेड। एग्जैक्टली, तभी तो मेंटेन होगा। करेक्ट, इट इज़ समथिंग दैट इज़ इनएविटेबल, आप उसको नहीं निकाल सकते इक्वेशन से, क्योंकि आपको बिल्डिंग में कॉरिडोर्स होते हैं, गार्बेज शूट रहती है, एलिवेटर्स रहते हैं, स्विमिंग पूल रहते हैं, CCTV रहता है, सिक्योरिटी रहता है, बेसमेंट पार्किंग रहता है, XYZ, AC रहते हैं, सारी चीज़ें। सर्विस चार्ज तो भरना ही पड़ता है, या आप भरो एज अ टेनेंट या मैं भरूँ एज अ लैंडलॉर्ड। राइट। यूरोप में जैसे आपने बताया टेनेंट भरता है, इंडिया में जैसे बताया लैंडलॉर्ड भरता है, यहाँ पर जैसा है वो भी लैंडलॉर्ड भरता है। ठीक है। रेंट में से निकल जाता है, तब बैठ के हमारा कैलकुलेशन आता है। तो कितने % होता है यूजली? यहाँ पर है या वो भी वेरिएबल है? हर एक बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक की बिल्डिंग की अमेनिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कितने माले की बिल्डिंग है, हाउ मेनी सर्विस फ्लोर्स आर इन्वॉल्व एंड सो ऑन। सेम वे आपका टाउन हाउस विला का अलग रहता है,
ऑफ कोर्स लोकेशन के ऊपर भी बहुत मैटर करता है। सही। तो ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने डिसाइड कर दिया मुझे 30 दिरहम पर स्क्वायर फुट रखना है और मैं रख दिया, नहीं। बिल्डर इनिशियल स्टेज पर उनके कैलकुलेशन के मुताबिक जो उनको उनका आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर देते हैं उसके मुताबिक वो अनाउंस करते हैं। लेट्स से अगर प्रोजेक्ट ऑफ प्लान स्टेज में है, एक बार जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है दुबई लैंड डिपार्टमेंट आता है, खुद से सर्वे करता है। ओके। तब जाके दुबई लैंड डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि नहीं भाई, आपने जो 20 बोला है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके लैंडलॉर्ड्स अभी खुश हो जाएंगे क्योंकि हमारे मुताबिक 15 दिरहम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये रेगुलेशन है जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट पूरा मैनेज करता है और मेक श्योर करता है कि ये सही तरह से हो। ठीक है, और इसकी फिर आगे ज़ाहिर इंक्रीमेंटल भी होता होगा इसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी हो रही है, यू नीड मोर कॉस्ट, यू नीड मोर एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स। तो इसको भी दुबई लैंड ही मॉनिटर करता है और वही इसको अप्रूवल देता है बढ़ाने के लिए। करेक्ट। दुबई लैंड डिपार्टमेंट का एक स्मार्ट रेंटल इंडेक्स सिस्टम है जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, इस पे भी मैं बात करता हूँ आपसे, बिल्कुल जी। तो वो स्टार रेटिंग देते हैं बेस्ड ऑन द बिल्डिंग कंडीशन, और तब जाके हमारा रेंटल इंक्रीज या डिक्रीज वो डिसाइड करते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट दिस, सेम तरीके से वो बिल्डिंग्स को भी मॉनिटर करते हैं। दुबई बहुत नई सिटी है तो उनको थोड़ा टाइम लगता है हर एक चीज़ इम्प्लीमेंट करने को, सही। बट कंपेयर टू द वर्ल्ड they are one of the fastest moving in terms of adapting and setting up systems in place. तब जाके हम इतना इम्प्रूवमेंट देखते हैं। तो वो क्या करते रहते हैं कि हर टाइम सर्विस चार्ज जब निकलता है, हर एक के सर्विस चार्ज में से थोड़ा सा रिजर्व भी निकल के साइड में रहता है। जब बिल्डिंग का पूरा रेनोवेशन करना होता है, स्मॉल पिप बिग पिप होता है जो हम बोलते हैं प्रॉपर्टी इम्प्रूवमेंट, जो सब चीज़ होती है वो हमेशा रिजर्व में निकाल के रखते हैं साइड। ठीक है, और ये अपने पास वही जो मेंटेनेंस वाली बिल्डिंग टीम है वो रखती है, राइट? होम ओनर्स एसोसिएशन का एक ट्रेजरी होता है वो जो संभाल के रखता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें जो रेंटल है उसकी कोई ब्रैकेट है यहाँ पे यूजुअली कि आप जिस तरह हम कहते हैं ना कि 0.5% दुनिया के अंदर चलता है कि लेट्स से अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है उसके ऊपर आपको 0.5% रेंटल इनकम अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा है। यहाँ क्या है? या 0.5% या 5%? नहीं, 0.5% होता है ना, मंथली आप बोल रहे हैं? हाँ, monthly। अच्छा, मंथ की बात कर रहे हो? नहीं, यहाँ पर हम लोग ईयरली पे कैलकुलेट करते हैं। अगर अच्छी एरिया रहती है, आपने अच्छे दाम पे ख़रीदा है, तो आप एनीवेयर बिटवीन 6.5 to 7% अचीव कर सकते हैं। 7% नेट टू पॉकेट फॉर द एंटायर ईयर। नेट टू पॉकेट की बात हो रही है आफ्टर लाइक ये मेंटेनेंस, आफ्टर योर सर्विस फीस एंड ऑल ऑफ दैट। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बैक इन द डे एक स्टूडियो खरीदा था बिजनेस बे में। ठीक है। बिल्डिंग का नाम है स्टर्लिंग, बुर्ज खलीफा के बराबर सामने है। स्टूडियो खरीदा था कुछ तकरीबन 875,000 का। ठीक है। टचवुड आज रेडी होने के बाद उसकी वैल्यूएशन आई है 1.15 मिलियन। ओके। बिकॉज मैंने बैंक से ही वैल्यूएशन निकलवाई थी। सही। और ट्रेडिंग प्राइसेस भी 1.2 के आसपास चल रही है आज की तारीख में। मैंने उसको रेंट पे चलाया था 92,000 के लिए। ठीक है। फॉर द ईयर। ये ग्रॉस था 92 ग्रॉस था। आप 8,000 उसका सर्विस चार्ज निकाल दीजिए, बिकॉज तकरीबन 18 दिरहम पर स्क्वायर फुट था। 450 स्क्वायर फुट का स्टूडियो है। टॉप फ्लोर से एक फ्लोर नीचे, सो 23rd फ्लोर पे है। और इस स्टूडियो की खासियत ये है कि उसका पूरा बुर्ज खलीफा का व्यू है जहाँ से फायर वर्क्स होते हैं और लेज़र शो होता है। तो मुझे 92,000 का रेंट आता है उसके ऊपर। ओके। तो 8,000 मैंने सर्विस चार्ज निकाल दिया, लेफ्ट ओवर विथ 83,000 जो भी है। अच्छा, इसमें और कोई हिडन चार्जेस तो नहीं होते सर्विस के अलावा? नहीं, सर्विस के अलावा कुछ रहता नहीं है। एम्पावर रहता है जो आपका चिलर चार्जेस है, बट कंजम्पशन टेनेंट ही देता है ना। कंजम्पशन इज पेड बाय द टेनेंट। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ बिल्डिंग्स ऐसी भी देखी हैं कि जिनकी मेंटेनेंस अंदर भी, अब ये तो आपने कहा ना कि जो मेंटेनेंस लेते हैं उसमें कॉरिडोर वगैरह या बाहर की लिफ्ट वगैरह ये चीज़ें होती हैं, उसमें घर के अंदर भी अगर कुछ ख़राब हो जाता है, कोई एसी में प्रॉब्लम आ गई, कोई लाइट आ गई, कोई आपका नल ख़राब हो गया, तो वो भी फ्री में करके जाते हैं। जिस तरह आई वॉज लिविंग इन वन ऑफ द देआर बिल्डिंग, तो आई स्टिल रिमेंबर लाइक हमारे वॉशरूम में कोई प्रॉब्लम आ गया था, फिर किचन में एक दफ़ा इशू आया तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट फिक्स करके दिया। अगर बिल्डिंग का एज ज़्यादा है, यहाँ पर दुबई लैंड डिपार्टमेंट का कंडीशन है कि स्ट्रक्चर के ऊपर 10 साल का वारंटी रहता है। ओके। MEP जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग बोलते हैं, उसका वारंटी 1 साल का रहता है। ठीक है। तो अगर बिल्डिंग ब्रांड न्यू है तो बिल्डिंग जिसने कंस्ट्रक्ट करी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आके सारी चीज़ें फिक्स करके जाए, इवन इनसाइड योर अपार्टमेंट। बिल्कुल सही। आफ्टर द 1 ईयर आपका एज अ टेनेंट और आपके लैंडलॉर्ड के बीच में एक अग्रीमेंट सेट होता है, जो आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। सही। उसके अंदर आप हमेशा एक क्लॉज देखेंगे। अगर आपका 1 बेडरूम है
तो लैंडलॉर्ड लिखेगा 1000 दिरहम के अंदर जो भी खर्चा होगा वो आपका रहेगा, जो आपका बोलते हैं वेयर एंड टेयर। लेट्स से आपका टॉयलेट सीट कवर टूट गया, या आपका जो शत्ताफ टूट गया, या शावर का हैंडल ब्रेक हो गया, राइट, ये आपकी यूसेज पे आता है, क्योंकि आप इस्तेमाल कर रहे हो रोज़, तब जाके वो टूट गया तो चलो ठीक है, आप फिक्स कर सकते हो। लेकिन थिंग्स लाइक एसी, जो आपका हैवी कॉस्ट रहता है, वो सारी चीज़ें हर एक लैंड, एटलीस्ट जो स्मार्ट लैंडलॉर्ड है वो बोलता है कि आप प्लीज़ हाथ मत लगाइए, क्योंकि एसी का खर्चा हैवी रहता है। अगर आपने टचअप जॉब कर दिया, टेप लगा के काम चला लिया 1 साल के लिए, आपका काम तो चल गया, लेकिन फिर 1 साल के बाद जो डबल मेंटेनेंस आएगा वो मेरे ऊपर आएगा। तो हैवी चीज़ें लैंडलॉर्ड संभालती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ आगे और आ जाती है, हाँ, ये आपने यहाँ तक ले लिया। अभी खुदा ना खास्ता नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, ये कुछ भी रीज़न की वजह से आपकी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है जी, कुछ भी हो गया, तो क्या कोई इंश्योरेंस वगैरह का कॉन्सेप्ट है? जिस तरह यूरोप में तो आपको विदाउट इंश्योरेंस आप रह ही नहीं सकते ना किसी अपार्टमेंट में, यहाँ क्या स्ट्रक्चर होता है? पहली बात तो टचवुड, यहाँ पर रेगुलेशंस बहुत हाई है और डिमांड बहुत हाई है दुबई गवर्नमेंट का। जब वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं। दे हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स दे हैव टू अबाइड बाय, कि हर एक बिल्डिंग का इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए जब बिल्ड करते हैं। आई दूसरी बात, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, पर जो भी स्मार्ट ओनर्स है उन्होंने अपना अपार्टमेंट के लिए इंश्योरेंस लेकर रखा है। अच्छा, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी ऑफ कोर्स, पर्सनल लेवल, लैंडलॉर्ड्स ने भी इंश्योरेंस लेकर रखा है उनके खुद के घरों के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए भी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर इंश्योरेंस नहीं रहा तो फिर कौन बनाएगा वापस। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो टेनेंट्स रहते हैं काफ़ी सारे, उन्होंने भी खुद के घर के लिए इंश्योरेंस लेके रखा है, बिकॉज इन केस ऑफ अ फायर और अ फ्लड और वट एवर, इंश्योरेंस हेल्प्स यू टू रीलोकेट एंड रीस्टार्ट, राइट, क्योंकि आपने उसके लिए पैसे भरे हुए। तो जो भी ऐसा कुछ एक्ट ऑफ गॉड या आ गया, सो देन थिंग्स आर एटलीस्ट टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे जब भी कोई कंस्ट्रक्शन की जाती है, आई नो कि स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, बट क्या यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है यहाँ कंस्ट्रक्शन के दौरान, या यहाँ पे इन्होंने अपनी लोकल रीजन के हिसाब से किए हैं? फॉर एग्जांपल जिस तरह अर्थक्वेक है, अब जापान के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं शायद पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं किए जाते अर्थक्वेक को लेके, तो यहाँ क्योंकि पे जापान में अर्थक्वेक का टेंडेंसी ज़्यादा है। बिल्कुल, वो रीजन है। आई थिंक हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ के, जिन्होंने गाइडलाइन सेट करी, जो कंसल्टेंट्स इन्होंने लाए बाहर से, आई एम श्योर उन्होंने अपना पूरा बराबर होमवर्क किया होगा, बेस्ड ऑन विच दे हैव डिसाइडेड टू बिल्ड देयर बिल्डिंग्स। जैसे कि आपके यूएस में काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स होते हैं, राइट, स्टॉर्म्स काफ़ी सारे आते हैं, बिल्कुल, फिर भी वो लोग वुड के घर बनाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स टू बिल्ड अ सीमेंट ब्रिक हाउस इज़ मोर एक्सपेंसिव। राइट, बट यहाँ पर वो कॉस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं आता, यहाँ पर स्टॉर्म्स भी नहीं आते, still you get to see very strong prominent structures, which is a good sign. सही। तो इसका जो कुछ है, मेरे ख्याल मैंने जो सुना था 7.5 तक, आई थिंक सो, हर बिल्डिंग यहाँ पे जो बनी हुई है, इवन जो पुरानी भी बनी, 7.5 तक वो रेक्टर स्केल पे कराता है। I think so. Like I said, I'm not an engineer और मुझे कंस्ट्रक्शन का इतना नॉलेज नहीं है, पर मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर कैन हैंडल क्वाइट अ बिट। ठीक है, Luckily we don't get earthquakes here, so that's a good sign. सही। अच्छा भाई, इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे हर प्रॉपर्टी एजेंट के अपना ही रेट है। एक तो स्टैंडर्ड रेट होता है, जाहिर है कि 2% 3% लिया जाता है, बाकी फिर हर एक ने वो जहाँ पे हाथ लगता है फेर देते हैं। यहाँ पे कुछ एजेंट्स को, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है, उसने कुछ प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो उसको कुछ कमीशन देना पड़ता है या वो डेवलपर से ही लेता है? यहाँ पे 2 टाइप के तरीके होते हैं। एक होता है कि मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन दूसरे इंडिविजुअल से, लेट्स से आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी है, मैं आपसे खरीदने आ रहा हूँ, मेरा ब्रोकर इन्वॉल्व है, क्योंकि प्रॉपर्टी डायरेक्ट तो आपसे मिल रही नहीं मुझे, बिल्कुल, ब्रोकर के पास है, तो मैं उनसे बात करके ले लेता हूँ। ठीक है, तब वो टाइम बायर को देना पड़ता है 2%। 2%। ये फिक्स है, ये इसको वेरिएबल कर सकते हैं? इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक इट इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, बट इट इज़ ए थंब रूल और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, के 2% पे काम होता है। ठीक हो गया, सही है। जब आई बात ऑफ प्लान खरीदने की या डेवलपर के थ्रू खरीदने की, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डेवलपर पे करता है, आपको उसमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। नहीं, आई वुड से इट्स अनएथिकल टू आस्क फॉर योर बायर इवन मोर। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर और क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट सेक्टर या इवन कोई प्राइवेट भी है? लेट्स से हम पहले बात कर लेते हैं ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी की, उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हैं, फिर हम ऑफ प्लान की बात करें। जी, अगर आप रीसेल में खरीद रहे हैं तो आपको एनओसी चार्जेस आते हैं, मेजरली वो सेलर कवर करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने के लिए मुझे मेरे डेवलपर को बताना पड़ता है कि मुझे सेल करना है, वो बोलेगा ठीक है, आपने सारे सर्विस चार्जेस भर दिए, आप चेंज कर सकते और हो। रफली कितनी है वो?
डिपेंड करता है बिल्डर टू बिल्डर, कोई कोई जगह पे 150 दिरहम चार्ज करते हैं, कोई कोई जगह पे छोटी 500 amount दिरहम, है ये। वेरी नॉमिनल अमाउंट। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में आपका ब्रोकर होता है इन्वॉल्व। कोई कोई ब्रोकरेजेस कन्वेंसिंग चार्ज करते हैं, जहाँ पे वो सारा डॉक्यूमेंटेशन लेके लीगलाइज करवाते हैं, अपॉइंटमेंट सेटअप करवाते हैं। वो भी रेंज करता है एनीवे बिटवीन 3000 to 7000 बेस्ड ऑन द ब्रोकरेज और उनकी क्या क्या फैसिलिटीज़ ऑफर करते हैं आपको। बाद में आता है आपका ट्रस्टी ऑफिस फीस विच ऑल्सो रेंजेस बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी समटाइम्स, वन नॉट समटाइम्स, मैनी टाइम्स। तो वो रेंज करता है एनीवे बिटवीन 2-2.5 अगर गिफ्ट डीड हो गया या कुछ, जो 0.125% पे चलता है, और उसकी फ़ीस अलग रहती है। एंड देन यू कैन गो अप टू 5-5.5 दैट इज़ द ट्रस्टी ऑफिस फीस, जो आपका रजिस्ट्रेशन करके देता है। एंड देन आपका लैंड डिपार्टमेंट फीस आती है, जो 4% रहती है ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। 4% ये मेजर है बेसिकली। यस, दैट इज योर बिगेस्ट कॉस्ट। हाँ, ये ऑफ प्लान में भी और जी, ऑन ग्राउंड पे भी सेम रहती है, राइट? जी, इट इज़ फ्लैट अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, ये गवर्नमेंट की फी है डायरेक्टली, आपने इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट आपकी स्टैम्प ड्यूटी हो गई वो। स्टैम्प ड्यूटी होगी, बिल्कुल जी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और किसी किस्म की कोई हिडन चार्जेस? नहीं, जहाँ तक मुझे तो पता है। तो प्रिसाइजली ये 4% ही होगी जो आपने पे करनी है टू द गवर्नमेंट, जो भी आपकी एक्चुअल प्राइस होगी उसके ऊपर आप करेंगे। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाते हैं थोड़ा सा टैक्स के ऊपर, जी, क्योंकि दुबई इस वक्त जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है वो टैक्सेशन है। आज से कुछ साल पहले तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ही ज़ीरो पे चल रहे थे। तो अभी इस वक्त क्या पोजीशन है? जिस तरह 5% वैट है, आई थिंक सो। जी, 5% VAT। ठीक है, 5% जो VAT है ये किस प्राइस पे लगेगा आपको, और ये किसके लिए, बायर के लिए, सेलर के लिए? ये आई थिंक पास ऑन होते रहती है, राइट? अगर आप देखेंगे, लेट्स से हमने एक अपार्टमेंट बेच, लेट्स से हम कंज्यूमेबल्स की बात करते हैं, अगर हम सुपरमार्केट पे जाते हैं जी, तो कंज्यूमर पे करता है 5%, बिल्कुल। जो आप फॉरवर्ड लेकर सुपरमार्केट से लेकर सप्लायर से लेकर देन इट गोज बैक टू द गवर्नमेंट। सो इवेंचुअली द कंज्यूमर पेज फॉर इट, जो आपका 5% VAT हो गया। और उसके बाद में आपका कॉर्पोरेट टैक्स आता है। नहीं, पहले इसको देख लेते हैं VAT। अब आपने जिस तरह आप बता रहे हैं कि इसमें बिजनेस बे में जो आपने अपार्टमेंट लिया उसकी टोटल प्राइस जो थी 800 समथिंग, आपने उस पर पे किया था 5% वैट? रेजिडेंशियल पे हम वैट नहीं भरते। अच्छा, रेजिडेंशियल पे नहीं है? नहीं, ओके। ओनली ऑन कमर्शियल। तो जो भी चीज़ आप बिजनेस के लिए यूज़ करते हो या जो भी चीज़ कोई भी बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, उसके ऊपर हम पे करते मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी इफ यू बाय तो यस यू हैव 5% is valid. अगर रेजिडेंशियल है तो यू डोंट हैव टू पे। नो सर। नाउ कमिंग टू द कॉर्पोरेट वैट व्हिच इज रिसेंटली बीन इम्प्लीमेंटेड, इट्स जी। 9%, राइट? इनिशियली 5% था, ओके, एंड देन इवेंचुअली इट वाज रेज्ड अप टू 9%। 9%। वो किसको लगेगा? कॉर्पोरेट टैक्स लगता है जब आप बिजनेस कर रहे हो। लेट्स से मेरा बिजनेस है, ठीक है। और अगर मैंने क्रॉस ओवर किया $100,000 को एज अ नेट प्रॉफिट टू मी, तो उसके ऊपर जो भी अमाउंट है उसके अंदर मुझे 9% कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा। अच्छा, तो इस केस में तो ये भी नहीं है यहाँ पे भी। लेट्स से एक इन्वेस्टर आता है, वो यहाँ प्रॉपर्टी बाय करता है, तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स भी नहीं पे करना, बिकॉज रेजिडेंशियल लेट्स से अगर बाय कर रहा है। हाँ, अगर वो खुद के नाम पे ले रहा है तो इफ़ ही इज़ बाइंग इट अंडर अ कंपनी, ओके, फिर देना पड़ेगा उसको। नहीं। अगर उस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा है कि वो 100,000 क्रॉस कर रहा है, तब जाके उसको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। अच्छा भाई, अभी प्रॉपर्टी अपने ले ली, इसका जो रेंटल आना शुरू होगा उस रेंटल अमाउंट के ऊपर आपको कॉर्पोरेट टैक्स या वैट देना पड़ेगा, या उस पर भी नहीं है? अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और अगर मेरे खुद के नाम पर है तो मुझे कुछ टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, उस पर भी नहीं है। मज़े भाई। Get to इससे keep- बड़ा मज़ा you get to keep what you make by. हाँ, एक इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बड़ा चस है, जो मज़ा है, वो इसी चीज़ का है कि आपकी जो इनकम आए ना, रिलैक्स होकर सो जाए और इन्जॉय करें उसको, फिर आप जी वैगन बाय कर सकते हैं, राइट? व्हाई नॉट? 3-4 प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, आ जाएगी आपके पास भी। हाँ, मैंने वो आपकी वीडियो भी बल्कि एक देखी थी जिससे आपने कहा अच्छा इतने में तो जी वैगन क्यों नहीं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, अब आपने प्रॉपर्टी ले ली, अब आर देयर एनी लीगल रिस्ट्रिक्शंस कि आप इनको सबलीज नहीं कर सकते या कुछ आगे देने के लिए, इसको रेंटल पे देने के लिए आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड या कोई डेवलपर की साइड से रहती हैं? डेवलपर की साइड से तो नहीं रहती, बट गवर्नमेंट की साइड से रहती है। ओके, यहाँ पर सब लीजिंग अलाउड है अगर आपका लैंडलॉर्ड आपको अलाउ करेगा तो। ओके। अब उसके अंदर आप सब लीज करें लेट्स से एयरबीएनबी के लिए, तो उसके लिए आपको लाइसेंस परमिट लेनी पड़ती है दुबई इकोनॉमिक डिपार्टमेंट और टूरिज्म ठीक है, डिपार्टमेंट से। बिल्कुल सही है। अगर आप सब लीज करना चाहते हैं बिकॉज यू कैन फाइंड अ बेटर डील, वो आपका लैंडलॉर्ड से एग्रीमेंट रहता है, पेपर पे लिखा होता है और आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप पार्टीशन बनाना चाहते हैं और बेड स्पेस बनाना चाहते हैं,
उसका भी एक अलग सेगमेंट गवर्नमेंट ने बनाया है हाँ आज के रिसेंटली आई हैव दे हैव time। इशू क्योंकि उन्हें पता है कि नॉट एवरीवन दैट कम्स टू दुबई कम्स विद मनी। एग्जैक्टली उनको स्टार्ट करने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन चाहिए, जो शायद थोड़े पैसे बचाकर वो शेयर्ड अकोमोडेशन में रह सके। तो वो गवर्नमेंट ने आज इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अच्छा, बोला हो गया चलो अभी? ठीक है, आप आइए, एक ऑनलाइन पोर्टल है, आप जाके वहाँ रजिस्टर करिए, ये 4-10 प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस है, आप यहाँ पर जाके रह सकते भाई उसकी क्या कॉस्ट क्या है, क्योंकि बड़ा ट्रेंडिंग है आजकल ये रिसेंटली क्योंकि हुआ है अभी इन्होंने पिछले हैं। दिनों में डिपेंड करता है demolish भी एरिया किए टू हैं। एरिया के ऊपर। कैन गो एज लो एज 1,000 dirhams a month, हाँ ओके। कैन गो अप टू 4-5,000 dirhams a month, जो आपको आपका खुद का बेडरूम मिलता है विद सी व्यू। नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी लाइसेंसिंग की बात कर रहा हूँ। लाइसेंसिंग का ऑनेस्टली मुझे कॉस्टिंग का आइडिया नहीं है, अच्छा, बट आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन गूगल चैट जीपीटी पे आजकल मिल जाती है विद इन सेकेंड्स। मेरा बिजनेस नहीं है तो मैं इतना हाँ, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं रखता उसके, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल आई डील विद आल्सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक हो गया भाई। सबसे बड़ा जो इस वक्त दुबई ने नशा लोगों को लगाया हुआ है वो है ऑफ प्लान का। अब आई डोंट नो वो दुबई के गवर्नमेंट के एंड से कोई अथॉरिटी ने आप लोगों को डिक्टेट किया हुआ है या आप लोगों ने खुद आप लोगों को उसमें ज़्यादा बचता है। हर एजेंट इस वक्त सिर्फ एक ही बात कर रहा है, भाई ऑफ प्लान ले लो, ऑफ प्लान ले लो, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, और उसमें ऐसी ऐसी लग्जरी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो शायद इस पूरा अर्थ पे, पूरा प्लेनेट पे अभी एग्जिस्ट नहीं करती, और वो भी आपको दिखा दी हैं उन्होंने बना के 3D मॉडल्स के अंदर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, कोई भी इंसान आता है इधर, कुछ पैसे कमाया उसने, तो उसने डेफिनेटली लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें देखी होगी। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मैं ये 10 चीज़ें देख रहा हूँ, इसमें से कितनी बिलीवेबल है और कितनी मुझे टोपी पहनाने के लिए है। हाँ इफ़ आई कैन बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, और इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है उनको कितना समझ पड़ता है। अभी आपने मॉडल देख लिया और आपने डिसीजन ले लिया, तो आई एम सॉरी, आपकी गलती है, ठीक है। क्योंकि आप भी रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपका पैसा है। हाँ बिल्कुल। हमारा काम है दिखाना, दूसरे एजेंट लोग का काम भी है दिखाना। कोई इस तरीके से दिखाता है, कोई उस तरीके से दिखाता है। सही। सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा समझना चाहता है। आपने प्रोजेक्ट देख लिया, आपने ब्रोकर देख लिया, 4 लोग से मिल लिए अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, इसके बाद में जाके थोड़ा रिसर्च करिए, जो 4-6 पॉइंट्स हमने एकदम डीप डाइव करके हाईलाइट करे, उसके ऊपर जाके देख लीजिए इनका टाइमली डिलीवरी है कि नहीं है, जो दिखाते हैं डिलीवर करते हैं कि नहीं है, बिल्डिंग्स में कितने प्रॉब्लम्स है। चाहिए तो कोई भी बिल्डिंग में जाके सिक्योरिटी से बात कर लीजिए, वही आपको बता देगा, सर यहाँ पर तो हमेशा पानी लीक होते रहता हाँ है, सही है। यहाँ पर सर एसी कभी चलता नहीं, हाँ वो खुद बोल देगा आपको। ठीक है। उसको तो पता ही नहीं है कि आप किस लिए आए हो। हाँ, आप तो बोले कि मुझे यहाँ रेंट करना है। हाँ सही। सही बात है, आप उसके हाथ में कुछ दे दोगे तो वो आपको सारी चीज़ें बोल देगा। सो आई थिंक जो दिखता है वो बिकता है, यस, बट थोड़ा होमवर्क करिए। हाँ थोड़ा रियलिटी चेक को भी ज़रा ज़रूर देख जी। लीजिए। बिल्कुल सही है। वैसे ऑफ प्लान की अगर बात करें तो इस वक्त दुबई जितना भी साउथ की बात करें या जो जितना न्यू दुबई जिसको हम कहते हैं जी, उसके अंदर इस वक्त मैसिव लेवल के ऊपर जो है ना कंस्ट्रक्शन हो रही है। और आई हैव सीन कपल ऑफ वीडियोज, आई हैव सीन कपल ऑफ आर्टिकल्स वेयर लाइक द होल प्रोजेक्ट गॉट सोल्ड इन 25 to 30 minutes। तो आई मीन वो जब बंदा पढ़ता है या देखता है ना तो वो बिलीव नहीं हो सकता कि यार 800,000 अपार्टमेंट एक बिल्डिंग में है 25 मिनट में, कैसे? रियलिटी कितनी है इसमें? आपको क्या लगता है? सर मुझे तो लगता है थोड़ा फैब्रिकेशन है इसके अंदर। पॉसिबिलिटी येस एंड नो। काफ़ी टाइम ऐसी चीज़ें लगती है कि बॉस दिस इज़ सो अनरियलिस्टिक, ये पॉसिबल ही कैसे है कि हो सकता है? दुनिया में इतने लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि वो एक फ़ोन कॉल किए और बोले भाई हमें 4 अपार्टमेंट चाहिए, 5 विला चाहिए पाम जबल अली के ऊपर, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 20 मिलियन है। लेकिन दुनिया में इतना पैसा है ना कि हम उनके सामने कुछ भी नहीं है इन रियलिटी। आई एम श्योर यू आर अवेयर। बिल्कुल ऐसी लोगों के पास इतना और ऐसा पैसा है ना कि हम सोचे भी तो हम उसका 5% तक भी नहीं पहुंच सकते। ये सारे लोग काफ़ी जनरेशन से ऐसी कंट्रीज़ में है जहाँ पे उनको खुद को सेटिस्फैक्शन आज की तारीख में नहीं मिल रहा। ट्रू। ना हमारी करेंसी का, ना हमारे टैक्सेस का, ना हमारी सेफ्टी का, ना हमारे लाइफस्टाइल का, ना कुछ। तो वो सोचते कि भाई इतना वो तो पड़ा हुआ है, क्या करें? भाई किसी ने बोला था दुबई में अच्छा रिटर्न मिलता है, चलो एक्सप्लोर करते हैं।
आते हैं, 4-6 लोग से मिलते हैं। उस कैलिबर के लोग का सर्कल ही अलग होता है, बिल्कुल राइट? एग्रीड। उनमें से हम शायद उसका 0.5% वाले लोग को जानते होंगे, उसका नहीं, उनके सर्कल का। ट्रू ट्रू, ऐसे ही है। तो ये सारे लोग जो इनकी खुद की कंट्री में बैठे हुए हैं, जहाँ पर हम 40% टैक्स भरते हैं रेंटल इनकम के ऊपर, घर खरीदने के ऊपर, बिजनेस करने के ऊपर, और सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, गाली देने वाला था पर नहीं, आई एम होल्डिंग बैक, मरने के बाद भी ना हमारी आने वाली हमारी जो फैमिली मेम्बर नेक्स्ट है उनको इनहेरिट करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। देना पड़ता है। जबकि मैं ज़िंदगी भर टैक्स भरे जा रहा हूँ हर एक चीज़ के लिए, अब मेरे बच्चे की बारी आई है लेने के लिए, तो उस बेचारे को वो इनहेरिटेंस अफोर्ड करने के लिए भी 30-40% टैक्स भरना पड़ता है। टैक्स भी और ब्राइब भी देनी पड़ेगी। करेक्ट। तो क्यों ना मैं ऐसी जगह पे डाल दूँ जहाँ पे 9% कॉर्पोरेट तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू व्हाट आई एम पेइंग। और वैसे भी जो हमने डिस्कशन की, वो तो कंपनी में बनाओगे तो तब भी वो देना, अदरवाइज वो भी नहीं देना। करेक्ट। तो अगर वो बंदा सोचने भी जाए ना कि चल ठीक है यार, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो जाके यूएई में जाके खरीद ले लेगा अपना इनहेरिटेंस, यहाँ पर क्यों ले? जब मेरे जाने पर उसको कोई संभालने वाला नहीं है और उसको खाली मेरे पैसे ही लेने के लिए एडिशनल टैक्स भरना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। डजंट मेक सेंस। तो इस चीज़ों की वजह से लोगों को दुबई में इतना कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इन्होंने जो किया है पिछले 30-40 सालों में, बिल्कुल। हैज़ बिल्ट कॉन्फिडेंस, हैज़ बिल्ट ट्रस्ट एंड हैज़ बिल्ट अ रेप्यूटेशन। ट्रू। और रेप्यूटेशन एक दिन में नहीं बनता। तो उन्होंने वो जो इतने सालों का बनाया हुआ है, they are reaping the rewards today. But they did it in a much shorter span of time, एग्जैक्टली। 100 times better than any other city in the world. एंड यू नो, अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे, स्टिल दे आर नॉट होल्डिंग बैक। अभी भी कुछ ना कुछ नया 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 ला रहे हैं। इसीलिए तो हमें यहाँ के लीडर से इतना प्यार है। सर देखें, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी जब यहाँ पे था तो हिज हाइनेस के ना एक जुमला होता था, आई वॉन्ट द बिगेस्ट, आई वॉन्ट द टॉलेस्ट, आई वॉन्ट द बेस्ट। तो उस पर बड़ी दुनिया ने मीम्स भी बनाई शुरू की ना। आज वो मीम्स वाले किधर, प्रूव कर दिया ना उन्होंने। पहले उन्होंने देखे बिल्ड किया, अब उन्होंने बोला ये खड़ा है। ठीक है, बुर्ज खलीफा जब बन रहा था, आई स्टिल रिमेंबर, कैसे बनेगा, उन्होंने कहा ये खड़ा है देख लो। ठीक है, तो अच्छा सर इसमें आगे आते हैं थोड़ा सा। मुझे एक चीज़ हाईलाइट करनी है, वो एक और चीज़ बोलते भी है, ये सारा बड़ा 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 ठीक है, पर वो एक चीज़ बोलते हैं, और आई थिंक वो काफ़ी दिल से बोलते हैं, कि लोग मेरे को आके पूछते हैं आप इतनी जल्दी में क्यों हो? तो बोलते मुझे जो मेरे लोगों को देना है, जो हमारी जो कंट्री में आके रहते हैं उनको जो देना है ना, वो मुझे 30 साल बाद नहीं देना। मैं आज हूँ, मुझे आज देना है, इसीलिए मैं जल्दी में हूँ। इसीलिए सारी चीज़ें फुल स्पीड पे ऊपर आती है, और सारी चीज़ें फुल स्पीड पे मेंटेन मैनेज भी होती है। सर आई विश कि हमारे देश के भी पॉलिटिशियंस इस तरह सोचने लगे। मी नो कमेंट ऑन दैट भाई, बट यस आई विश ऑल्सो, बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट। अच्छा सर, अभी मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जिस तरह दिमाग हिल देखा, लगून के जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कुछ और भी मैंने प्रोजेक्ट देखे, वाकई इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने। जंगल में मंगल एक वो बोला जाता है ना, वो वाकई हमने देखा है यहाँ पे। किस किस टाइप की फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं। ठीक है, मतलब इंसान सोचता है कि यार काश ज़िंदगी में कभी ऐसी फैसिलिटी मैं देख भी सकूं, और वो दे रहे हैं वहाँ पे। तो ये डिलीवरी की जब बात करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं जहाँ बहुत अच्छी बातें हमने कर ली। कुछ प्रॉब्लम रियल एस्टेट में ये रही है इन द लास्ट डेकेड और सो, कि बेतहाशा प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं, पर्टिकुलरली फॉर मैनी बिग डेवलपर्स ऑल्सो। तो इसके ऊपर दुनिया में होते हैं डिलेज, लेकिन कोई कैप होता है। बट यहाँ पे मैंने देखा है कि कैप भी अनकैप हुई हुई हैं चीज़ें, साल 2-2 साल डिले हुआ है। तो कोई डीएलडी की तरफ से या रेरा की तरफ से कोई बाउंडिंग है इसके ऊपर, कोई पनिशमेंट है या कोई रिवॉर्ड है टू द इन्वेस्टर्स? यूजुअली क्या होता है, बैक इन द डे जो आपने देखा था, और जो मैंने एक पॉइंट पहले बोला था, कि दुबई इज़ अ वेरी न्यू सिटी। हम चलते हैं, चलना सीखते हैं, गिरते हैं और समझ जाते हैं कि ये हमारी गलती है क्योंकि हमने ऐसा किया, लेट्स ट्राई टू फिक्स इट लाइक दिस। राइट। और वो दुबई करते आया है। हम इंडिया, पाकिस्तान या यूएस की तरह नहीं है जो हम 100, 150, 250, 300 साल पुराने हैं। दुबई को होके 50-55 साल हुए शायद। जब से मैं देख रहा हूँ तकरीबन 30-35 साल होने को आया है।
तो हर एक टाइम दुबई ने मिस्टेक किया, वो खड़े होके बोले चलो ठीक है हम इसको फिक्स करते हैं अभी, वो फिक्स करके फिर हम आगे चलेंगे। सही। तो यस, बैक इन द डे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स क्रैश हुए, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ख़त्म भी नहीं हुए, काफ़ी लोगों का पैसा डूबा भी, बट वो हमारा लर्निंग फेज था। और वो इन्वेस्टर का चॉइस था कि आपने रिस्क लिया फॉर द रिवॉर्ड, और शायद वो रिस्क फेल हो गया। एज अडल्ट्स वी मेक मिस्टेक्स, Right. सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ दैट। पोस्ट दैट हमने रियलाइज़ किया कि हमें DLD, रेरा, रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस फिर से जीतना है। तो हमने एस्क्रो सेटअप किया, हमने बोला पैसा इधर उधर नहीं जाएगा, पैसा बैठेगा एस्क्रो के अंदर। ठीक है। तो लोग वो फॉलो करना शुरू कर दिए, और वो सारी चीज़ें करना हो गई आज की तारीख में। DLD ने बहुत सारी गाइडलाइन सेटअप करी हर एक बिल्डर के लिए कि अगर आपको प्रोजेक्ट डिले करना है, ऑफिशियली आपको 1 साल का परमिट हम देते हैं। अच्छा, क्योंकि 1 साल तक डिले हो सकता है आज भी। ठीक है। बिकॉज इट्स अ फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिलेज कैन हैपन फॉर वट एवर रीजन्स। आपका सब कॉन्ट्रैक्टर बस जा सकता है, आपका MEP कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉब्लम हो सकता है, शायद उसको किसी और डेवलपर ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया तो उसने आपके 4 लेबर निकाल के दूसरी जगह पर लगा दिए, तो आपका काम स्लो हो गया। सो बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरियाज जो इन्होंने पिछले 20-30 सालों में सीखा है, बेस्ड ऑन दैट दे हैव इम्प्लीमेंटेड दीज लॉज। 1 साल का टाइम मिलता है आपको, जिसके बाद में आपको वार्निंग्स आती है, इवेंचुअली पेनल्टीज भी आती है। एज एन इन्वेस्टर यू कैन ऑल्सो गो एंड फाइट अ केस अगेंस्ट देम, ठीक है। and based on what you are deserved of, the court will come to a ruling and give you the judgment on that, ठीक है। अभी मतलब ये लॉन्ग प्रोसीजर ही है इंटरनेट चल, जिस तरह यूरोप के अंदर है like कि any country in the world. यूरोप में देखिए अभी 1 मंथ का यूजली जिस तरह चलता है, जिस तरह मुझे नॉर्वे का पता है कि वहाँ 1 मंथ का है। 1 मंथ के बाद डेवलपर जो है वो बाउंड है आपको रेंटल पे करने हैं। तो यहाँ भी आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर रेंटल पे करने का बाउंड नहीं रहता है, ठीक है। बट any developer is allowed 1 year as per land department and RERA, ठीक है। that if for unseen reasons, if there is a delay, legally it is 1 year. 1 ईयर। ठीक है। Correct. Because we are also a country that is heavily dependent on outside labor. वो भी है सर, आई Expat labor. अंडरस्टैंड। इसमें एक चीज़ और भी है सर बड़ी जी। इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन या जो डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं दुनिया में नहीं बन रहे। Correct. आप जिस तरह जबील बिल्डिंग बनी है, आई थिंक सो Correct. 30-40% उसका कैंटिलीवर है भाई। जी, ठीक है, इट्स नॉट अ जोक। 100%. ठीक है। अब उसको आपको क्या लगता है, अगर किसी ने उसको 1 साल लिख के दिया होगा, वो 1 साल में बनी होगी? हो सकता है अभी इसका बुर्ज खलीफा बना है, इसका देखें कितना अरसा लगा इसको बनने में। तो यहाँ पे डायनेमिक्स भी थोड़े डिफरेंट हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें सर जब ऑफलाइन की आप बात करते हैं, तो इसमें आजकल बहुत सारे डेवलपर जो हैं वो डिफरेंट टाइप की जो कह लें कि मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कोई 1% का यूज़ कर रहा है, कोई कहता है जी सिर्फ 10% आप पे करें, कुछ कहते हैं कि भाई आप आके रहना शुरू कर दो तो 40% तब देना, 60% तब दे दो। तो डिफरेंट मार्केटिंग गिमिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। बट ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बट एक्चुअली व्हेन यू सिट अक्रॉस द टेबल एंड डिस्कस विद देम अबाउट द प्रोजेक्ट, देन यू गॉट टू नो अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 1% का है, यू डोंट एक्चुअली पे 1%। ठीक है, जब आप टेबल पे बैठते हो तो वो तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। अच्छी खासी अमाउंट बनती ऑन व्हाट? टोटल अमाउंट देखिए, एंड ऑफ द डे आप 1% की बात कर लो या 10% की बात कर लो या 20 की कर लो, आपने उस अपार्टमेंट की या उस प्रॉपर्टी की फुल प्राइस तो पे आप ही को करनी है, वो डिस्काउंट नहीं हो रही। ऑफ कोर्स। तो इसके मैं पूछ रहा हूँ कि इसके ऊपर जो ये मार्केटिंग गिमिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिस तरह बहुत सारे मैंने देखा रियल्टर्स की वो वीडियो बनाते हैं, इफ़ यू हैव 2000 dirham इन पॉकेट यू कैन ओन अ स्टूडियो अपार्टमेंट। ठीक है, ये बात तो बोल देते हैं, बट उसके पीछे की और बात की कहानी नहीं बताते। सोशल मीडिया का प्रॉब्लम ये है ना, सोशल मीडिया हमें एज someone who gives out the message as a messenger and the consumer, हमें कंज्यूमर और सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है देता है गिनती की 3 सेकेंड आपको आपका अटेंशन लेने का। एग्जैक्टली। क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, आप भी फास्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हो, अरे ये क्या इंटरेस्टिंग बोल रहा है मुझे देखना है। फिर उसका जॉब है आपको हुक करना, या आप उसको बोल दिए गिमिक्स बोल दीजिए या मार्केटिंग टैक्टिक्स बोल दीजिए या जो बोल दीजिए, राइट। एप्पल भी बोलता है वर्ल्ड स्लिमेस्ट आईफोन एवर, दिखने में तो बहुत प्यारा है, लेकिन आप जब फीचर्स देखने जाओगे तो बोले भाई ये आप इसके लिए 6000 दिरहम क्यों चार्ज? बचपन में भी यही थे। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, ब्रोकर्स के ऊपर थोड़ी नज़र ज़्यादा रहती है और एप्पल के ऊपर भी नज़र थोड़ी ज़्यादा रहती है। डिपेंड करता है आपको एजेंट में आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए
या आईफोन एयर चाहिए जो खाली हवा से भरा हुआ है। हाँ ठीक हो गया। आप सर एज ए एक्सपीरियंस पर्सन एक नए इन्वेस्टर को क्या रिकमेंड करेंगे? लेट्स से एक बंदे के पास 1 मिलियन दरहम पड़ा है या 1 मिलियन यूएस डॉलर पड़ा है, व्हाट वुड यू रिकमेंड? शुड ही गो फॉर ऑफ प्लान या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, न्यू या एग्जिस्टिंग रीसेल में जो आई है उस पर? तीनों में से किस ऑप्शन पे जाएंगे? या इन्वेस्टर को छोड़े, आज जोहेब साहब के पास पड़ा हुआ है 1 मिलियन यूएस डॉलर, आप कहाँ लगाएंगे? जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग होती है, सेम वे फाइनेंशियल मार्केट की भी इन्वेस्टिंग होती है। True. आप कोई भी आपके बैंकर से मिलते हैं तो वो आपको पूछता है कि आपका एजेंडा क्या है लॉन्ग टर्म। क्या आपको मंथली रिटर्न चाहिए या आपको चाहिए कि हर साल में मेरा इंटरेस्ट आ जाए 7-8% इज़ इनफ? आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है या आपका रिस्क एपेटाइट कम है? सेम वे हम भी जब हमारे इन्वेस्टर्स के साथ बैठते हैं हम उन्हें ये 8-10 सवाल पूछते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर रिस्क एपेटाइट। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी वाइफ है और सर मैं अब हूँ। इसको स्टोरी सेट कर लेते हैं। आप मुझसे पूछें, आप समझे मैं आपके अब सामने इन्वेस्टर बैठा हूँ, मुझसे पूछें ताकि हमारे सुनने वालों के लिए एक स्टोरी जनरेट हो। श्योर, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ फिर हम स्टोरी करते हैं। जैसे मेरी वाइफ है और मैं हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। मुझे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने को मज़ा आती है। मेरी वाइफ को नहीं जमता। मेरी वाइफ थोड़ी ओल्ड स्कूल थिंकिंग है कि भाई बैंक पे पैसे पड़े, मुझे वो अच्छा लगता है। सही। मुझे चाहिए कि मैं SIP में भी इन्वेस्ट करूँ जहाँ हमारे ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए। मुझे वो भी चाहिए कि नाइकी के स्टॉक्स आ गए या एप्पल के स्टॉक्स आ गए, मैं थोड़ा वहाँ ले लूँ। सेम टाइम मुझे खरीदना है करेंसीज के अंदर भी, मुझे करना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी। डाइवर्सिफिकेशन चल रहा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। और जो मेरे पास सरप्लस फंड्स पड़ा है वो मेरे FD में पड़ा है जहाँ पर मुझे 5% मिल रहा है। सेम टाइम मैं रेंटल इनकम भी कमा रहा हूँ। सेम टाइम मेरी कुछ ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ भी है जिसका मुझे पता है कि 3-4-5 लाख दिरहम का अप्रिसिएशन आ जाएगा 3 साल के अंदर। सो आई एम दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। Right. माई वाइफ इज़ लाइक नहीं, मेरे पास 1 मिलियन है, वो मेरा फिक्स डिपॉजिट में पड़ा रहेगा और मेरे पास 1 मिलियन है, मैं एक अपार्टमेंट खरीद रही हूँ बस। बिल्कुल सही है। तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। पर अगर आप एक इन्वेस्टर हो जिसके पास लेट्स से 1 मिलियन दिरहम होगा आज की तारीख में। देखिए मैं आपको अपनी पहले रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। जी बताइए। एक्चुअली ये रियल क्वेश्चन है फ्रॉम वन ऑफ माय, मैं आई वाज जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ अ फ्रेंड, ही सेड लाइक मेरे कुछ सवाल जो मैंने बहुत सारे आपसे पूछे हैं ना, इनमें से काफ़ी सवाल उस भाई के ही थे। No तो problem. अच्छा लगता है कि देखिए Of हम course. डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स फॉर द यूजर बेसिकली। 100%. अगर किसी का एड्रेस हो जाए तो आई थिंक सो इससे अच्छी को बात मैं नहीं हो सकती। एक्चुअली हर सैटरडे या संडे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे Q&A सेशन रन करता वेरी हूँ नाइस। जिसमें तकरीबन 50-100 क्वेश्चन आ जाते हैं दिन के अंदर और जितने मैं रिवर्ट कर सकता हूँ करता हूँ। बिल्कुल सही। व्हाई नॉट। सर इसका सवाल सबसे पहला ये है उनका, वो भाई साहब यूरोपियन कंट्री में रहते हैं, उनके पास इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन दिरहम पड़ा हुआ है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई वाई इन दुबई? ही सेड लाइक कि मेरे पास यूरोप में बहुत सारा टैक्स है और प्लस में उनके पास ऑलरेडी अपना फर्स्ट होम है, सेकंड होम बाय नहीं कर सकते, करेंगे तो टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, तो दुबई ही अट्रैक्टिव लगा। यहाँ पे अब सवाल उनका ये था कि भाई क्यों करूँ मैं यहाँ पे? मैंने कुछ चीज़ें जो आपने बताई मैंने भी बता दी। उसने कहा ठीक है अच्छा चले मैं अगर करता हूँ, सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी प्राइस एप्रिसिएशन भी हो, एट द सेम टाइम मेरा ऑब्जेक्टिव या टारगेट ये है कि यहाँ से मुझे कुछ रेंटल इनकम आए, एंड आफ्टर लाइक ईयर और सो वही जो है वो मेरी जो इनकम इकट्ठी होगी मैं उसको यूटिलाइज नहीं करूँगा, आई विल पुट इट इन अनदर सेकेंड प्रॉपर्टी, ताकि वहाँ से एक चेंज स्टार्ट हो जाए फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। ये आप इसको बताइए। टू आंसर योर क्वेश्चन वेरी सिंपली, काफ़ी सारी एरियाज़ है जिसमें आपको रेंटल इनकम अच्छा मिल जाएगा, ग्रोथ की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आपको प्रायोरिटी है कि मुझे रेंटल इनकम चाहिए, अलॉन्ग विथ आई वांट अप्रिसिएशन। राइट। आज की तारीख में जो भी प्रीमियम डेवलपमेंट्स है वहाँ पर ऑलरेडी अप्रिसिएशन काफ़ी हद तक ऊपर गई है, इसीलिए मैंने बोला आपका अप्रिसिएशन ग्रोथ थोड़ा स्लो रहेगा। काफ़ी सारी एरियाज़ है जो हम बोलते हैं अंडर डेवलप्ड है, ठीक है, जहाँ पे स्कोप ऑफ अप्रिसिएशन ज़्यादा है पर रेंटल इनकम ज़ीरो है क्योंकि आपका ऑफ प्लान स्टेज पर है। नाउ मेरा सिंपल कैलकुलेशन है और मेरी एक बहुत पॉपुलर वीडियो है जो मैंने 2022 में लगाई थी मेरी इंस्टाग्राम पे, आज भी आप जाएंगे वो पिन्ड है ऑन द टॉप। ठीक है। उस पर मैंने डमैक लगून्स के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बोला था कि अगर आप आज की तारीख में रेडी टाउन हाउस खरीदते हो वो आपको 2.5 2.6 का मिलता है, उसके ऊपर रेंटल रिटर्न आपका 1.5 लाख दिरहम का आता है उस टाइम पर। सही। वो हो गया आपका अप्रोक्सीमेटली सर्विस चार्ज निकालने के बाद तकरीबन 5%।
सेम वे आज आप ऑफ प्लान में खरीदते हो, वो टाइम पे प्राइस था 1,770,000। राइट। 4 साल के बाद जो आपका अप्रिसिएशन आने वाला है उसका मेरा अंडरस्टैंडिंग है होगा 2.7 2.8 के ऊपर। ठीक हो गया। ठीक है, आपने 3-4 साल रेंटल इनकम नहीं कमाया 1.5 लाख दिरहम के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 4 ईयर्स हो गया कितना, 5 लाख। 150 इंटू 4 कितना होता है, 450,000 राइट। 150 300 4 नहीं 550,000 हो गया। आई एम हॉरिबल एट मैथ, सॉरी। 550 600 होता है। 1.7 का आपने खरीदा, 4 साल के बाद उसका वैल्यू आया 2.7 2.8। दैट्स अ मिलियन दिरहम्स इन प्रॉफिट। बिल्कुल। उधर से आपने 6 लाख जो आपने 4 साल में रेंटल इनकम में नहीं कमाया, और आपका नेट प्रॉफिट आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं विजिबल है, जो मैंने 2022 में वीडियो लगाई थी, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग टुडे। राइट। अब इसमें लेकिन थोड़ा सा वो भी तो आ जाता है ना, रिस्क कैपिटल साइज भी आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखें ये फ्यूचर की बात हो रही है। मेरा बोलने का मतलब ये कंपैरिजन का था कि अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं ऑफ प्लान खरीदूं क्योंकि अप्रिसिएशन की लालच है या रेंटल इनकम की लालच है आज की तारीख में, तो आप ये कंपैरेबल देख लीजिए बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड यू डू योर कैलकुलेशन ऑन दैट कि अगर मुझे ये प्रॉफिट लग रहा है कि बन जाएगा तो मैं वेट कर लेता हूँ 4 साल। 4 साल रेंटल इनकम नहीं कमाऊंगा, ये मेरा घर चलाने वाला पैसा नहीं है। बिल्कुल सही। ये मेरा सरप्लस पॉकेट चेंज है, पॉकेट मनी है जो मुझे मिल रहा है साइड पर। भाई देयर इज अ बिग चंक ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक हु प्ले डिफरेंटली। वो इन दोनों सिचुएशन से हटके खेलते हैं। वो ऑफलाइन में जाते हैं, ऑफलाइन में जाके वही 20% 30% पे करते हैं एंड देन दे कीप ऑन पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स अप टिल अ ईयर और सो। प्रॉपर्टी थोड़ी सी जब शेप निकलना शुरू होती है ना, पौधा जैसे निकलता है ज़मीन से बाहर, दे फ्लिप इट। उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसका एक टाइम था 2020 2021 2022, राइट। 23 के बाद में वो थोड़ा स्लो होना शुरू हो गया। द रीज़न फॉर दैट इज़ वो जो बूम था ना उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन बूम। राइट। वो रियल एस्टेट का बूम नहीं था। माइग्रेशन का बूम की वजह से रियल एस्टेट को बेनिफिट मिला बिकॉज पीपल नीड अ प्लेस टू स्टे। राइट। That is why property prices escalated. And they will continue to escalate because the migration boom is continuing. And from what we see, the global scenario will keep continuing. राइट। But जिस रेट पे लोगों ने प्रॉफिट कमाया पहले, वो आज की तारीख में एग्जिस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है। क्योंकि जो पैसा आना था इन द बिग चंक्स वो ऑलरेडी आ चुका। अब यहाँ के भी लॉ थोड़े टाइट हो गए ना, दे आर नॉट गिविंग इजी स्पेस फॉर द ब्लैक मनी। पहले तो आ रहा था जैसे मर्जी लाओ। That is a little bit on the incorrect side because the government has strict regulations in place. But we were on the FATF का grey list. ठीक है। Eventually, Dubai worked so hard, or the UAE worked collaboratively so hard, that they wanted to get off that list. Today, Monaco is on that list, Right. and Dubai is off the grey list, which is a good job, which is a good thing because ये सब लिस्ट में निकलने को और घुसने में भी टाइम लगता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और निकलने को तो बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। तो उनको भी कितने सालों की एफर्ट लगी होगी टू क्रैक डाउन ऑन एवरी सिंगल थिंग। जैसे आपने बताया ब्लैक मनी, वो करते 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 काफ़ी टाइम लगता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उनको जाके एंटिटीज़ को दिखाना पड़ता है कि बॉस दिस इज व्हाट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर इयर्स, बिल्कुल ऐसे ही। एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम दैट यू नो व्हाट आवर दिस लिटिल ग्रे स्टैम्प दैट यू हैव विद अस, वी विश टू गेट रिड ऑफ इट। बिल्कुल सही। जोए भाई, और टाइम जी। इज ओवर। क्विकली बस मैं ना क्विकली, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं। ओहो। क्योंकि मैं ना एक पूरे करना चाहता था। यूजली ये क्या होता है कि मैं एक सेगमेंट को पकड़ता हूँ, 2-3 लोगों से कर लेता हूँ, बट आज आप मेरे हाथ लग गए, मैंने कहा आप ही से सब पूछ लेता हूँ। No क्विकली problem, ना हम थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं। जोए भाई, आपकी जी वैगन या फरारी में से कुछ सेल करना हो दोनों में से, तो पहले किसको करेंगे? फरारी को। वाई? अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। बहुत ही दिखता है अच्छा और कुछ नहीं है। ठीक हो गया सर। रोलेक्स या प्रॉपर्टी डीड इन हैंड? प्रॉपर्टी डीड इन हैंड एनी डे। बिल्कुल सही है सर। बुर्ज खलीफा के टॉप के ऊपर पेंट हाउस या जुमेरा, पाम जुमेरा के अंदर एक विला? अगर पानी के ऊपर है तो पाम जुमेरा, डेफिनेटली एनी डे। ऑफ प्लान या ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी? ऑफ प्लान बॉस, आई बाय व्हाट आई सेल। ठीक हो गया सर। बिगेस्ट मिस्टेक इन द प्रॉपर्टी करियर? ट्रस्टिंग पीपल विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर आपके पास $10 मिलियन पड़ा हो, एक जगह पे लगाएंगे, 2 जगह पे या 3 जगह पे? मैक्सिमम 1 से 2। 1 से 2। अभी तक की लाइफ में सबसे महंगी चीज़ क्या खरीदी? अपना खुद का घर। खुद का घर।
चले वो तो रहने के लिए ले लिया, लग्जरी के लिए सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ क्या? फेरारी। कितनी कॉस्ट की? 1 मिलियन के आसपास। गाइस सुन लीजिए, 1 मिलियन दिरहम की, डॉलर राइट? दिरहम। 1 मिलियन दिरहम की गाड़ी ली और आज ये शख्स मेरे सामने बैठ के ये बोल रहे हैं कि मैं उसको सेल करना चाहता हूँ। तो महंगी चीज़ें हमेशा कभी आपको लाजमी नहीं कि कंफर्ट दें। ये ज़हन में रखिएगा। सर एक सेंटेंस है, इसको मुकम्मल करना है आपने। दुबई रियल एस्टेट इज़ फकिंग ऑसम। रिटर्न्स अच्छे हैं यार, मैं खुद इन्वेस्टर हूँ यहाँ पर। सर व्हाट इज़ द बिगेस्ट अमाउंट ऑफ मनी यू एवर हैड मेड इन अ सिंगल ईयर? I can say from a single sale, probably around about 3 million dirhams. 3 million dirham in one property sale? One sale. One sale. Not a property, multiple, but one sale. One sale. One transaction. ठीक है. What is the biggest check you ever have received in the history? For myself or for yourself. buying something For else yourself, for a client? definitely. For yourself. I think वही 3 मिलियन का एक था। चलो बहुत शुक्रिया ज़ोहैब भाई, Thank you, टाइम sir. बिल्कुल ख़त्म हो गया। you इंशाल्लाह एक और नशीद साहब के साथ ज़रूर करेंगे। और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपकी उर्दू इतनी अच्छी होगी यहाँ पर रहते हुए, बट Thank you, sir. मैं तो इसको हाइब्रिड लेके चलना चाह रहा था, बट आप बहुत फ्लो में उर्दू अच्छी कोशिश हो रही किया है, मैंने हिंदी आपके अच्छी साथ बोली आपने, cooperate तो मैंने कहा करने चलो के भाई लिए। हमारी ऑडियंस का भी फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much. गाइस ये आप देख सकते हैं मज़ेदार डिस्कशन एक मिलेनियर के सामने बैठ के, बल्कि आई डोंट नो बिलेनियर है ये मिलेनियर है, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट का ये हिस्सा नहीं होता कि मैं ये फाइनेंशियल और ये सारी चीज़ें पूछूं, तो इसलिए जितना भी है अल्लाह इनको डबल ट्रिपल दे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।